नहीं तो मैं यहाँ पे सैलरी तो मिल नहीं रही है, तो फिर पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा भैया? चलो कैसे पूछूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरा। चलो जो चीज लिखते हो ना छुट्टी के लिए होती है मेंस में, कॉपी लाओ तो याद नहीं है भाई। देखो मैं देख देख के क्या है की हो। चलो मेरे पास धीरे से परसों आए थे ग्लैंड ग्लैंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। व्हाट इज बर्थोलियन ग्लैंड? कल आए थे, कल आए थे हाँ। चुप रहो भाई, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम डेड होशियार मत बनो प्लीज। ये कनेक्शन कनेक्शन नहीं बोल रहा, कहाँ होती है, क्या फंक्शन है और कितनी होती है, ये ऐसे बताना होता है सिस्टमैटिक। व्हाट इज आल्सो नोन एज Bartholian gland is also known as greater vestibular gland. Greater vestibular gland. Number of Bartholian gland in the two. It is exocrine type of the gland. Secrete alkaline secretions to lubricate the vagina during coitus act. ये फंक्शन है। और बताओ what is labia minora? Minora is inner lip. Start from frenulum to end with foregut. During episiotomy of the childbirth, the lacerated organ. इतना ही है। No hair follicles, no sweat glands, no hair, but sebaceous gland is present. यही है labia minora, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो याद क्यों नहीं है? मुझे भी तो याद हो गया देखो आज। बैठो, ऐसे तो नहीं चलेगा सर आप। हाँ जो सबसे ज्यादा नीचे देखेगा वही इंटेलिजेंट होता है। हाँ ये बताओ मेरे को आप, क्या पूछो बताओ। कल 6 ऑर्गन बताए थे छोटे छोटे, उनमें से कौन सा याद है आप नाम बता दो। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताए थे 6-7। व्हाट इज वेस्टिब्यूल्स? चलो बता दो। इट इज अ ट्रायंगुलर लोकेशंस। हाँ इट हैविंग 4 ओपनिंग्स। द नंबर 1 इज यूरेथ्रा। आगे बोलो। इज वेजिनल ओपनिंग्स नंबर 2, बार्थोलियन ग्लैंड्स ओपनिंग नंबर 3, स्किन ग्लैंड्स ओपनिंग नंबर 4। और बताओ जो वेस्टिब्यूल्स होता है वो डेवलपमेंट होता है, जिसका फॉर्मेशन होता है किस पार्ट से होता है? उस फॉर्मेशन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? याद है लास्ट में एक लिखवाया था, 4 चीजें लिखवाई थी आपको, किसी को याद हो तो? क्लाइटोरिस को जेनिटल ट्यूबिकल लिखवाया था, लेबिया माइनोरा को क्या लिखवाया था? जेनिटल्स फोल्ड्स, वेस्टिब्यूल्स में यूरो जेनिटल साइनस लिखवाया था, और स्कॉटल लेबिया मेजोरा को लेबियोस्कॉटल स्वेलिंग लिखवाया था। याद है किसी को? इनमें से बोला आपको लेबिया, ये थोड़ा याद रखना, वेस्टिब्यूल्स का यूरो और जेनिटल दोनों है, क्योंकि इसके अंदर यूरेथ्रा भी है और वेजिना भी है। ये बोला था आपको, याद नहीं रहा? हाँ आप मेरे को ये बताइए, आप जो क्लाइटोरिस में कौन सा ऐसा टिश्यू पाया था जिसकी वजह से मेल के होमोलोगस होता है? भाई क्लाइटोरिस का ऐसा कौन सा फीचर है जो मेल से कनेक्ट करता है या मेल से सिमिलर होता है? कौन से टिश्यू की वजह से? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जो पेनिस में होता है वही इसमें होता है। ठीक है चलो बैठो, नहीं बता पा रहे हो सब लोग हैं, क्यों ऐसे कैसे चलेगा? आपको तो याद ही होगा, याद है? हाँ याद है। जो एकदम आंखों से आके मिलाता है ना, पता चल जाता है कि भाई मामला गड़बड़ है, अपने को नहीं देखना चाहिए सामने। याद है इसको? जो सीधे आके मिलाता है तो समझ जाओगे इनको याद है, और जो हाँ जो नीचे देखता है, आप खड़े हो जाओगे। बहुत ज्यादा आके मिला रहे थे आप, आपकी आंखें मेरी आंखों से टकराई और ऐसी टकराई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। हाँ बताओ व्हाट इज, क्या वुल्वा में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? नहीं पढ़ा? कल आए थे आप यहीं बैठे थे अकेले, फिर क्यों नहीं पढ़ा? निकल कैसे चलेगा ऐसे? पक्का श्योर? एक एक दिन माफ कर सकते हैं हम, रोजाना माफ नहीं। हाँ ये कहाँ पर एंड होता है? होमोलोगस टू द स्कॉटम्स। और इसका डेवलप देखो, कल हमने एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पहले सबसे ऊपर पढ़ा था हमने, जिसके लिए अपने नाम बोला था, क्या बोला था? मॉन्स प्यूबिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, यूस्ट्रेकियन पैटर्न, फीमेल के अंदर रिवर्स ट्रायंगुलर, मेल में डायमंड शेप, जिसका अपर पॉइंट जैसे ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसका पैटर्न बोला। एडिपोज टिश्यू का कलेक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव एज में हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है इसके बारे में इतना ही बोला था। इसके बाद में सेकंड लेबिया मेजोरा, आउटर लिप, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, लेबियोस्कॉटल स्वेलिंग्स, और पोस्टीरियर कमीशन पे एंड होता है। लेबिया माइनोरा इनर लिप, तीन फोल्ड होते हैं, और फ्रेनुलम से स्टार्ट होकर क्लाइटोरिस से नीचे चले गए और कहां खत्म होते हैं? फोरकट पे, जहां पे एपिजियोटोमी करते हैं या अपने आप जब चाइल्ड बर्थ होता है तो लैसिरेटेड पार्ट होता है यहीं से। इसके बाद हमने लेबिया माइनोरा का वेस्टिब्यूल पढ़ा, वेस्टिब्यूल की 4 ओपनिंग होती है, सबसे ऊपर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के चारों तरफ स्किन ग्लैंड, ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होती है, इसको हम पहला यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। होमोलोगस विद प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एल्कलाइन सीक्रेशन देता है, वो हम मेल में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है वेजिनल ओरिफिस, इसके 3 काम होते हैं, कोइटस एक्ट का ऑर्गन है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आउटपुट का ऑर्गन है, और चाइल्ड बर्थ का ऑर्गन है। इसमें ये बोला गया है इसके अंदर हाइमन होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन का एक होता है। इसके बाद में जो एक माइरेंटिफॉर्म क्यूरिफ्लाई नाम का नेटवर्क बन जाता है जब वो रैप्चर हो जाता है। इस तरह पढ़ा था इसके बारे में। और वेजिना के चारों तरफ 2 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, इसको बार्थोलियन ग्लैंड बोलते हैं। बार्थोलियन ग्लैंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसकी जो डक्ट होती है 2 सेंटीमीटर लंबी होती है, एल्कलाइन सीक्रेशन होता है, ड्यूरिंग कोइटस एक्ट लुब्रिकेशन का काम करती है। इस चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल यूरोजेनिटल साइनस से बनता है। लेबिया माइनोरा किससे बनता है? एक तीन फोल्ड है, जेनिटल, किसको? जेनिटल फोल्ड से बनता है। क्लाइटोरिस जेनिटल ट्यूबिकल से बनता है, और लेबिया मेजोरा किससे? लेबियोस्कॉटल स्वेलिंग से बनता है। उसके बाद में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट कौन सा ऑर्गन बच गया? स्किन ग्लैंड हो गया, वेस्टिब्यूल्स हो गया, और क्या बचा? और क्लाइटोरिस वो तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा टिश्यू है, 2 सेंटीमीटर का हो गया, ड्यूरिंग नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है इसमें, बस इरेक्टाइल टिश्यू होता है, खत्म हो गया। इतना ही पढ़ा था। आप लिखेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नाम लिखेंगे वेजिना, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। ठीक है तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कहां से? वेजिना से स्टार्ट करते हैं। लिख लिया ये? लिख लिया क्या? ठीक है याद हुआ आपको इतना सा? तो रोजाना 10 मिनट हम क्या करेंगे? पहली वाली क्लास का रिवीजन करेंगे रोजाना 10 मिनट, 5-7 क्लास तक रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी खुद रिवीजन करने की। जितना 2 घंटे में पढ़ाएंगे 2.5 घंटे में उसको हम 10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे पूरा। ठीक है पहले आपसे पूछूंगा, नहीं है उसको बाहर निकाल देंगे। जिसको आंसर नहीं पता, जिसको आंसर पता है वही सामने बैठ के सुन सकता है, बाकी वाले घर जाके सो जाएंगे। ठीक है हाँ तो नंबर 1 वेजिना। चलो वेजिना के बारे में कुछ कुछ बताओ देखे, कुछ पता होगा थोड़ा बहुत तो बताओ देखे। ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ऑफ कोर्स इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और कुछ बताओ देखे हैं? हेलो मैम कुछ बताओगे? पता है कुछ थोड़ा बहुत? कुछ इसके बारे में क्या क्या जानते हो? एग्जाम में क्या क्या आ सकता है? 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चुप रहो। इसके 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी हालत में याद होने चाहिए, उसके अलावा याद हो तो अच्छी बात है। चलो बताओ। कुछ भी नहीं याद
याद एक आधा भी इंटरनल, वो तो मैंने बता दिया। उसके अलावा कुछ बताओ भाई। आप पीएचडी नर्सिंग करके आए हो, एक मैडम थी जो ओबीजी पढ़ाती थी, ऐसे आती थी क्लास में रजिस्टर ऐसे करके, ऐसे आती थी क्लास में। ओबीजी हमेशा मैडम पढ़ाती है, फिक्स है ज्यादातर। सर भी पढ़ाते हैं, ओ अली सर, अरे अली सर वो कोचिंग में पढ़ाते बेवकूफ। अब ओबीजी बदल गई ना इसलिए ऐसे। हाँ मैम, पीएच कितना, पीएच एसिडिक होता है कब, पीएच एसिडिक कब होता है, इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज फीमेल, ऐसी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रखती है, उस फीमेल को क्या बोलते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज। उसको क्लाइमैक्टिक पीरियड भी बोला जाता है, इसको चाइल्ड बियरिंग एज भी बोला जाता है। मेनार्की के बाद और मीनोपेज के पहले की स्टेज को बोलते हैं चाइल्ड बियरिंग एज। ऐसी एज जिसमें फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, कंसीव कर सकती है, बच्चे रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसको हम बोल देते हैं चाइल्ड बियरिंग। तो 15 ईयर से लेकर 49 ईयर तक की एज में वजाइना की पीएच एसिडिक होती है। अगर एग्जाम में आ जाए एसिडिक कितनी, तो एग्जैक्ट आंसर होगा 3.8 से 4.5। और अगर रेंज पूछ ले तो रेंज तो ये है, एग्जैक्ट पूछ ले तो आंसर आएगा 4। अगर क्वेश्चन आ जाए किसकी वजह से, एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं डोडरलिन बेसिलाई। कौन सा बैक्टीरिया, बिल्कुल नहीं लिखना है, आराम से सुनना है, एकदम आपके भेजे में फिट हो जाएगा, फिर लिखवाऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, नींद में भी याद रहेगा, तब क्यों मत लिख लो। इसमें एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, डोडरलिन बेसिलाई। ये डोडरलिन बेसिलाई कैसे बनता है, जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लाइकोजन टूटता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, तो उसकी वजह से डोडरलिन बेसिलाई एक्टिवेट हो जाता है। तो चाइल्ड बियरिंग एज में ग्लाइकोजन के टूटने की वजह से लैक्टिक एसिड, उसके बाद में डोडरलिन बेसिलाई बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वजाइना की पीएच एसिडिक कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, डोडरलिन बेसिलाई की वजह से होती है। अगर फीमेल मेनोपॉज स्टेज में चली जाती है आफ्टर 45 या आफ्टर 49 ईयर एज, हालांकि मेनोपॉज की अगर कोई आपसे एज पूछ ले तो 45 आंसर देना है। कितना आंसर देना है कि नॉर्मल मेनोपॉज कब होता है, आफ्टर 45। तो मेनोपॉज के बाद में फीमेल की वजाइना की पीएच एसिडिक नहीं रहती है, न्यूट्रल या एल्कलाइन, ऐसे बोलना न्यूट्रल या कभी कभी एल्कलाइन। तो वजाइना की पीएच कैसी हो जाती है, क्योंकि इसमें सीक्रेशन थोड़े एसिडिक वजाइनल सीक्रेशन कम हो जाता है, तो न्यूट्रल या एल्कलाइन कब, आफ्टर मीनोपोज। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि मीनोपोज में कौन सा वेजिनाइटिस होने के चांसेस है, सिनाइल वेजिनाइटिस। सिनाइल का मतलब क्या होता है, एज रिलेटेड, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम होती है तो वजना की टोन कम हो जाती है, तो वजना नैरो हो जाता है, उसकी वजह से ड्राई हो जाता है। ड्राई एज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सिनाइल बोलते हैं। कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो एज की वजह से होता है उसको सिनाइल बोलते हैं। आप आंख में पढ़ोगे सिनाइल कैटरैक्ट, आप सिनाइल अल्जाइमर डिजीज पढ़ते हो, कोई भी सिनाइल नाम आ गया इसका मतलब एज रिलेटेड, एज लेट होने की वजह से, ज्यादा एज की वजह से डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनाइल बोलते हैं। तो सिनाइल वेजिनाइटिस मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस सीन इन द मेनोपॉजल फीमेल, वो हम बाद में बात करें, थोड़ा याद रखना उस टाइम। अब और मैं बात बताऊं कि वजाइना एक इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और आपको अच्छे से पता है कि वजाइना यूरेथ्रा के पोस्टीरियर में होता है और एनस के एंटीरियर में होता है। ये चीज पता है, ये हमने कल ही पढ़ा कि एक कोई भी डमी है, जैसे आप डमी का कोई एग्जामिनेशन कर रहे हो, एक डमी ऐसे इस पोजीशन में है अगर, तो उसका यह है यूरेथ्रा, यह है वजाइना, और यह है एनस, सही है। अगर इस साइड फेस है या वो इस साइड ऐसे लेटा हुआ है, तो सीधी सी बात बताएं, बीच में है वजाइना, ऊपर है यूरेथ्रा, बीच में वजाइना, और नीचे की साइड एनस, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वजाइना यूरेथ्रा के पोस्टीरियर, एनस के एंटीरियर होता है। क्या ये बात सही है, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है यहाँ से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी फीमेल स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ी है तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ऐसे, तो जो वजाइना का जो एंगल होता है स्टैंडिंग पोजीशन में, कितना डिग्री एंगल का होता है, 45 डिग्री एंगल पे झुकी होती है। स्टैंडिंग पोजीशन में वजाइना का एंगल उसकी बॉडी के साथ में, उसके हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ में कितना डिग्री एंगल पे झुका होता है, 45 डिग्री एंगल पे होता है। कि अगर कोई स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ी है तो उसकी वजाइना इस टाइप से होगी। क्या बात समझ में आ गई सर, 45 डिग्री याद रहेगा। जब हम वजाइना की स्टडी करते हैं तो इसमें एच शेप की स्टडी की जाती है, किस टाइप की, ट्रांसवर्स कट, उसको बोलते हैं एच शेप के ऑर्गन ट्रांस स्टडी की जाती है, उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वजाइना का याद रखना है, पीएच सबको याद है, स्मॉल कुछ भी याद नहीं रखना, वजाइना का सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि ये वजाइना का ये अपर पार्ट इसको बोल दिया यूरेथ्रा, ये हो गया यूरेथ्रा वाला पार्ट, यूरेथ्रा वाला साइड, ये हो गया एनएस वाला साइड। इसका मतलब ये एंटीरियर लाइन, ये वजाइना की कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है भाई, तो ये हो गई एंटीरियर लाइन, और ए रुक जा बेवकूफ, ये हो गई आपकी पोस्टीरियर लाइन। एक बात बताएं, वजाइना आगे जाके रिप्रोडक्टिव कौन से ऑर्गन से जुड़ता है, सर्विक्स, सर्विक्स किससे, यूट्रस से। तो आपको पता होगा यूट्रस ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा यूट्रस। तो सीधा सा याद रखना है, वजाइना एंटीरियर 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, कितना, लेकिन पोस्टीरियर 9 ज्यादा होता है, क्योंकि जब पोस्टीरियर देखोगे तो यूट्रस के लास्ट तक जाएगा। इसका मतलब पोस्टीरियर वजाइना कितने सेंटीमीटर लंबा होता है, तो क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ द वजाइना एंटीरियरली 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियरली 9 सेंटीमीटर, एंगल 45, पीएच एसिडिक ड्यू टू डेडोलिन बेसिलाई। इतना समझ में आ गया। आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, हाँ। आपने जीआईटी में इंटेस्टाइन पढ़ा होगा, हाँ ठीक। वैसे ही मैं एक बात बताऊं एक वजाइना की, आइंस्टाइन ने ये बोला था कि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट पर्सन होता है इस दुनिया में उसने अपने ब्रेन का 2-4% यूज किया है। इसका मतलब ब्रेन में इतनी ताकत होती है कि इसके अंदर आप कितना नॉलेज भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ फोल्ड पाया जिसको रजी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रजी का मतलब होता है कुछ फोल्ड होता है, उसके अंदर कितना भी नॉलेज भर लो ब्रेन फटेगा नहीं। इंटेस्टाइन इतनी पतली सी है बेचारी, इतनी गोल 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 5-7 मीटर लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन आप कितना ही खाना खा लो इंटेस्टाइन फटेगा नहीं, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, रजी होते हैं, फोल्ड होते हैं, वो स्ट्रेच हो जाता है। तो चाइल्ड वजाइना का डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर ओनली, वजाइना का डायमीटर ओनली कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग कॉइटस एक्ट, वजाइना की साइज चेंज हो जाती है, एडजस्टेबिलिटी होती है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे बच्चे का वजन 2.5 किलो होता है तो एक चाइल्ड बर्थ का एक कैनाल के रूप में वजाइना काम करता है। इसका मतलब अगर इसके अंदर रजी नहीं होती, अगर इसके अंदर फोल्ड नहीं होते, अगर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो वजाइना रैप्चर हो जाता, वजाइना कट पट जाता। इसका मतलब ये हुआ कि वजाइना में खूब सारे रजी पाए जाते हैं, लाइक दैट ब्रेन, लाइक दैट इंटेस्टाइन, उसकी वजाइना की साइज और शेप चेंज होता रहता है। क्या ये बात भी समझ में आ गई, ठीक। एक ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, उसकी वजह से साइज चेंज होता रहता है। अब वजाइना के बारे में 2-3 बातें और याद रखनी होती है जो नॉट इंपॉर्टेंट बातें हैं, चलो थोड़ा सा मैं लिखवाता हूं। फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनियस ऑर्गन है, ठीक है।
ये यूट्रस से आप अंदर यूट्रस और बाहर वल्वा से कनेक्ट रहता है, क्योंकि ये कैनाल है। सही बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अंदर यूट्रस है, बाहर वल्वा है, इसके बीच में कैनाल है, आगे से 7 सेंटीमीटर की, पोस्टीरियर 7 9 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये एक एक्सक्रीटरी चैनल है, यूट्राइन सीक्रेशन, जो मतलब यूट्रस की जो सीक्रेशन होता है, आगे पढ़ने वाले हैं। जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे, तो मेंस्ट्रुएशन के जो सीक्रेशन होते हैं वो वेजिनल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं। इसका मतलब जो यूट्रस के जो सीक्रेशन होते हैं वो वेजिना के थ्रू बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये कैनाल हो गई, एक चैनल हो गया जिससे मेंस्ट्रुएशन सीक्रेशन बाहर निकलते हैं। ये कोइटस एक्ट का ऑर्गन है। ठीक है, ये बर्थ कैनाल और पोस्टपार्टम पीरियड में जो लॉकिया डिस्चार्ज का ऑर्गन है। ठीक है, द कैनाल इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगल। ये बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में कितने डिग्री एंगल पे झुका होता है? 45 डिग्री एंगल पे झुका होता है। डायमीटर लगभग लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। वाइडेस्ट इन द अपर पार्ट इसका वाइड होता है, लोअर पार्ट थोड़ा सा नैरो होता है। वजन का डायमीटर अगर बात करें तो थोड़ा सा वजन ऐसे होता है, तो लोअर पार्ट थोड़ा नैरो होता है और अपर पार्ट थोड़ा, एंट्रोइड का मतलब आउटर पार्ट, ओपनिंग, तो ओपनिंग थोड़ी सी नैरो होती है, अंदर से थोड़ा वाइड, जहां से सबिक से मिलता है वहां से थोड़ा सा वाइड होता है, अंदर से थोड़ा सा बाहर की साइड नैरो होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटीरियर वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 सेंटीमीटर। द पोस्टीरियर वॉल इज, इस लाइनों में किसी में भी किसी को कोई डाउट? इतनी लाइनों बताइए, किसी को कोई डाउट? आराम से लिख सकते हैं आप लोग, लिखो। जी, टीयर, वेजिनल टीयर बहुत रेयर चांस है। वो टीयर होगा, वो बाहर लेबिया माइनर पेरिनियल टीयर होगा, वो वेजिनल टीयर नहीं होता वो। हाँ, वो बहुत रेयर केसेस में है, वो कुछ जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया या बहुत बिग हेड हो गया, मैक्रोसिफेली हो गया, बहुत ज्यादा, इसलिए हम रिटर्न वेन्यूर वगैरह यूज करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। मतलब वेजिनल टीयर बहुत रेयर होता है। अब कई बार हो भी सकता है अगर बच्चे का वजन 4.5 किलो है बाई चांस और ऑक्सीटोसिन दे दिया, तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो एक लिमिट होगी ना वजन की भी। तो भाई 2.5 सेंटीमीटर डायलेशन है और आपको पता है कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। तो कितना वजन डायलेट होगा आखिर? एक लिमिट के बाद तो वजन में टीयर हो ही सकता है कि नॉर्मल ऐसा बोला गया है कि 2.5 से 3 किलो के बच्चे की वजन डिलीवरी करवानी चाहिए। जब बच्चा 4 4.5 किलो का है तो वजन डिलीवरी से बचना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कितना कोशिश करेगा वजन, आखिर टीयर हो सकता है, चांस है अगर 4.5 किलो का बेबी होगा तो। ऐसा है। क्या हटो, मैं चला जाऊंगा, ये देखो एक तो साफ तो कर लूं, क्या पता बैठना पड़ा तो। तुम गुस्से में क्या पता यहाँ पिन लगा के चले जाओ, तुम्हारा भरोसा भी तो नहीं है, डर लगता है मुझे तुम लोगों से। किसी किसी को मेरे ऊपर गुस्सा तो आता ही होगा, आता है ना? आता तो है, पर आता है भी तो कुछ नहीं कर सकते आप। गुस्सा कर लो और क्या कर लोगे? कर लो गुस्सा, है, कर लो भाई, गुस्सा कर लो। देखो गुस्सा करने में कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज, तुम सारे अच्छे बच्चे हो। हाँ, थैंक यू नहीं भी बोलोगे ना तो भी मुझे पता है कि तुम सब बहुत ज्यादा अच्छे हो। माय गॉड, कितने अच्छे। आगे बढ़ सकता हूँ? मेरे को इतना टाइम लगा रहे तुम, नहीं लिखा क्या? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसे नहीं चलेगा भाई। सर, हट जाओ, एक तो ये हटाने में लगी है बस, है, बस हट जाओ आप। हाईलाइटर लाओ, देखता हूँ किस किस के पास है आपके पास है? लिपस्टिक नहीं, क्या हाईलाइटर क्या हूँ? है मैं अपना मेकअप किट खोल रही है बेवकूफ, मैं हाईलाइटर का बोल रहा हूँ, कहाँ है बता, निकाल कर को देखें, निकाल कर हाईलाइटर सब। लड़कियां जब एग्जाम देने जाती है तो भी मेकअप के साथ में ले जाती है, क्लास में भी साथ में लेके आती है, वेरी गुड। लड़के बेचारे सीधे चले जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते साथ में। कहाँ है? लाए हो ना? देखो आपके फायदा में बता रहा हूँ, आपके काम आता है, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, आपका ही घाटा है। अब लिखो देखे, एंटीरियर और पोस्टीरियर और लेटरल, वजना की 4 वार्ड होगी, एक एंटीरियर पोस्टीरियर 2 लेटरल। इसकी स्टडी करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो एच से हो गया, सीधे फंडा आएगा। लिखो जल्दी लिखो प्लीज, बार बार हेडिंग मत लगाना वजना, एक बार लगा दिया बहुत। हाँ, क्या है? ओह माय गॉड, अरे खाने तो है, लड़कियां चॉकलेट दे रही बेवकूफ तुम्हें, मेरे को खाने तो तुम खाओ, खाने तो आपको नहीं खिलाऊंगा, तुम जल जल के राख हो जाओ। सही में मैं तुम्हें तो नहीं दे रहा, मैं खा रहा हूँ। मजा आ गया। लिख लिया? लिख लिया ना? जल्दी करो प्लीज, ए लिख लो, चुप रहो। देखो हाइलाइटर का बेनिफिट ये होगा, जब आप एग्जाम से 1 महीने पहले रिवीजन करोगे ना तो आपको आराम से देखो इनमें, जैसे लास्ट टॉपिक था ये हाइलाइटर का क्या बेनिफिट है आपको पता है? आप इसके ऊपर क्या कर लोगे?
हाईलाइट कर लोगे, इसके ऊपर क्या करोगे, हाईलाइट। तो जब आप पढ़ोगे ना तो तुरंत यहीं पे ध्यान जाएगा आपका। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट कुछ ही होता है, लेकिन आप बोलोगे किसी के मन में यार तो सर इतना ही क्यों नहीं पढ़ा देते। तो ये तो एग्जाम्पल मैंने कल दिया था, तो आना जयंत जी था, तुमने टिकट रेलवे स्टेशन का लिया था, तो इसको बताए बिना इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते, पहले नहीं इंपॉर्टेंट है वो भी बताना पड़ता है। इसीलिए पढ़ाएंगे पूरा, लेकिन इंपॉर्टेंट आधा ही होता है। हर चीज में 5 लाइनें इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कह रहा हूँ हाईलाइटर जरूरी है भाई, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़े, हो गया। जो अभी देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे क्या पढ़ा था, वजन में टोटल कितनी वॉल होती है, 4, वही फोर्निक्स है, सीधे 4 फोर्निक्स है कि वजन में फोर्निक्स कितने होते हैं, 4। कौन कौन सा, एक एंटीरियर, जैसे ये वजन है, तो हमारे पास 3D ऑर्गन, 3D तो है नहीं ये बोर्ड, तो कैसे बताएं, तो माना कि ये है इधर वाला लेटर, ये इधर वाला लेटर, ये एंटीरियर और एक उधर जाओ पोस्टीरियर, तो कितनी वॉल होगी, 4। तो जितने वॉल है उतनी फोर्निक्स है, जितने वॉल है उतनी, देखो सीधा फंडा ये ऐसे वजन है, तो अगर मैं एंटीरियर पोस्टीरियर कहूं तो लेटर तो आपको दिखे, अगर मैं इसको ऐसे कहूं तो ये इधर वाला एंटीरियर हो गया और उधर वाला पोस्टीरियर हो गया, बस सिंपल। तो 4 फोर्निक्स, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, 2 लेटर, थोड़ा याद रख सकते हो तो रख लो। 2 लेटर होते हैं, इसमें पोस्टीरियर होता है, वो डीप होता है, डीप सीधी बात है, पीछे की तरफ कौन सा होता है, पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर, तो सीधी बात है वो डीपर होगा, एनएस की तरफ होगा तो पीछे होगा, सीधी बात है। तो पोस्टीरियर होता है वो डीपर होता है और एंटीरियर होता है थोड़ा ऊपर होता है, तो याद करने की जरूरत नहीं। जैसे ऐसे कोई स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वेजेना का एंटीरियर जो है फोर्निक्स वो आगे की तरफ रहेगा और पोस्टीरियर है वो एनएस की साइड रहेगा, तो अपने आप याद हो गया। ये आपको नजदीक दिख रहे होंगे बहुत सारे, सही है ना। अब तो इतना पतला होकर खड़ा हो गया, क्या करूं, अब सही है, ये कोच मेरे लिए है ना, समझ गया मैं। उसका आंसर लेके आया क्या, अंधे की बीवी का कत्ल हुआ, गूंगे ने देखा, कैसे बताए, उसका आंसर चाहिए तो किसका लेके आए, कह लो टाइम, चलो आपको याद हो गया मान लिया, उसका बताओ मेरे को, तो उसका आंसर बताओ, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो वो आएगा, नहीं लेके आए। राहुल पता है, तो घर जाके क्या किया, क्या क्या राहुल, राहुल सीपीआर सीख गया, सीपीआर पूरा, चलो आगे बढ़े, मैं लिख लिया ना। ए हीरो, ये मूवी नहीं चल रही स्त्री 2, देखो इसमें आप लोग सब समझ चुके होंगे, ये ऐसे की स्टडी है, यहाँ से नैरो है, इधर से वाइड है, एंड ये दोनों साइड लेटरल है, ये इंटीरियर है, पीछे वाला पोस्टीरियर है, यहाँ से सारी इस इमेज में क्लियर हो गई आपकी सारी बातें। मैं आगे बढ़ूं अब, इसमें कुछ याद नहीं रखना, इसमें सब ये बताए हुए हैं कि ये जो आपको फोल्ड नजर आ रहे हैं ये वेजिनल रजी है, तो ये वेजिनल वेन है, ये वेजिनल आर्टरी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये वेजिनल कैनाल है, कुछ भी नहीं बनाना, ये तो आपको एक रजी के बारे में बताना था, दैट्स इट। नेक्स्ट, वजना के बारे में और क्या क्या बाकी रह गया, 2-4 बातें। पहला, कौन से टिश्यू होते हैं इसमें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। वजना की पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, डोडरलिन बेसिलाई की वजह से होती है। पीएच थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, एग्जैक्ट याद रखना है 4, 3.8 टू 4.5 ऐसे लिखना, इसको काट दो आप, थोड़ा स्टैंडर्ड लिखना, अपडेट। और अगर एवरेज पूछ ले तो 4। डेवलपमेंट, वजना का जो अपर पार्ट, टोटल वजना के 5 पार्ट करो, जैसे ये वजना है इसके 5 पार्ट करो, तो ये अपर 4 पार्ट, इससे ऊपर ऊपर वाला जो बनता है जिससे फेलोपियन ट्यूब बनता है, फेलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट कौन से डक्ट से होता है, मुलेरियन डक्ट से। और वजना का जो नीचे वाला पार्ट है वो किसके पास में, यूरेथ्रा के पास में, किसके पास में, तो सीधी बात है, तो नीचे वाला होगा वो यूरोजेनाइटल साइनस, मतलब वेस्टिब्यूल जिससे बनता है, वेस्टिब्यूल किससे बनता था, यूरोजेनाइटल, क्योंकि वजना का जो ये बाहर वाला छोटा सा 1 सेंटीमीटर पार्ट है ये आउटर जैसा ही होता है, तो यहाँ पर वेस्टिब्यूल है, इसलिए जो आउटर पार्ट है 20%, 15 का मतलब ओनली 20% किससे बनता है, यूरोजेनाइटल साइनस, जिससे वेस्टिब्यूल बनता है। अंदर वाला पार्ट इंटरनल है, तो इंटरनल सारे के सारे ऑलमोस्ट मुलेरियन डक्ट से बनते हैं। मुलेरियन डक्ट का मतलब जब फीटस एम्ब्रियो होता है, जब एक बार एक ही ऑर्गन होता है, फिर सब अलग अलग हो रहे होते हैं, वो एक होता है तब तक हम उसको मुलेरियन डक्ट बोलते हैं, फिर फेलोपियन ट्यूब अलग हो जाती है, यूट्रस अलग हो जाता है, सर्विस अलग हो जाता है, तो पहले एक होता है तब तक हम मुलेरियन डक्ट ऐसा बोल सकते हैं। तो पहले अपर वाला पार्ट जो बनता है मुलेरियन डक्ट से, छोटा सा पार्ट वो बनता है जिससे वेस्टिब्यूल बनता है उससे। ठीक है एक बात, हाँ ये हो गया, लिखो ना। हुआ, आगे बढ़ो, सुनो बोलो, यहाँ रटने का नहीं, समझने का भी नहीं,
कुछ नहीं करने का। क्यों नहीं हुआ? प्लीज थोड़ा फास्ट। ऐसे तो हमारा सिलेबस होगा 2028 में, 2028 में होगा। फिर भाई इतना धीरे लिखोगे फिर तो क्या बोलूं मैं फिर। 2028 में तुम बैठे रहोगे इतने टाइम तक, घर वाले आ जाएंगे पीछे, क्या क्या कर रहे थे तुम, 6 महीने का बोल के गए थे, वहां घर बसा लिया क्या? तो फिर आगे बढ़े। देखो एक बार समझो, समझ के देखो। वजन की पीएच के बारे में बात, एसिडिटी मतलब पीएच चेंज होती रहती है, पहली लाइन का मतलब ये चेंज होती रहती है, ठीक है। एस्ट्रोजन की वजह से ग्लाइकोजन एपिथेलियल को एक्ट करता है, डोडोलिन बेसिलाई बन जाता है। अब डोडोलिन बेसिलाई की वजह से क्या होता है, ये लाइन आपको याद नहीं रखनी है। अपने को बर्थ से 2 वीक क्या लेना देना, छोड़ो भूल जाओ। अब 2 वीक से लेके जब तक फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं हो जाते, दैट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी नहीं आती तब तक रहती है 6 to 8 के बीच में, स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हैं। मतलब जब तक फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं हो जाते तब तक पीएच नियर न्यूट्रल रहती है। नियर न्यूट्रल का मतलब या तो 7 से थोड़ी कम या 7 से थोड़ी ज्यादा। लेकिन जब वो फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है तब उसकी पीएच आपको बता दिया है, एग्जैक्ट याद रखना है 4। कितनी याद रखना है 4। और जब वो फीमेल मेनोपॉज में चली जाती है तो उसकी पीएच न्यूट्रल टू अल्कलाइन हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपको क्या याद रखना है, सीधा ये लिखना है। ये चीज तो आपको पहले से पता है, इसको भूल जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा लिखो यहां से, यहीं से 2 वीक टू प्यूबर्टी, पहली लाइन भी छोड़ दो, नहीं आएगी एग्जाम में क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है। 2 वीक से प्यूबर्टी तक अल्कलाइन, रिप्रोडक्टिव पीरियड में 3.8 to 4.5 करना है ना यहाँ पर, 3.8 to 4.5 और एग्जैक्ट में कर देना 4 और पोस्ट मेनोपॉज में कर देना न्यूट्रल अल्कलाइन। एक न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, अगर उसकी वेजाइनल एरिया से या वेजाइनल ओरिफिस से अगर व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्मेग्मा बोलते हैं उसको। व्हाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम वेजिना इन न्यूबॉर्न गर्ल बेबी इज कॉल्ड स्मेग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्मेग्मा। व्हाइटिश डिस्चार्ज नॉट ब्लडी। इफ रेड कलर डिस्चार्ज इज ब्लडिश डिस्चार्ज इज कॉल्ड स्यूडो मेंस्ट्रुएशंस। कभी एग्जाम में नहीं आएगा, बताओ क्यों? क्योंकि रेड कलर का मेंस्ट्रुएशंस और रेड कलर का भी है तो स्यूडो मेंस्ट्रुएशन। एग्जाम में क्यों पूछेगा? वो पूछेगा तो इसका पूछेगा कि व्हाइटिश डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं? स्मेग्मा। रेड कलर का डिस्चार्ज हो जाए ब्लड जैसा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं झूठा मेंस्ट्रुएशन। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फालसी होता है ना, तो स्यूडो मेंस्ट्रुएशंस। और अगर न्यूबॉर्न बेबी चाहे बॉय है या गर्ल है, उसके ब्रेस्ट से कई बार मिल्क डिस्चार्ज होता है, क्या बोलते हैं उसको? विच मिल्क। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट से मिल्क डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं विच मिल्क, WITCH। और किसी के चिन पे, फॉरहेड पे और नोज पे पिन पॉइंट होते हैं व्हाइट कलर के, मीलिया। क्या बोलते हैं? पिन पॉइंट व्हाइट स्पॉट ऑन फॉरहेड, नोज एंड चिन, उसको क्या बोलते हैं? ये कहां लिखना है? छत वाले पॉइंट है, मीलिया। और पूरी बॉडी पे व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो व्हाइट सेबेसियस ग्लैंड होती है, उसको वर्निक्स केसियोसा। कोई सियोसा बोलते हैं, कोई केसियोसा, जैसी मर्जी है वैसे बोलो। ये इंग्लिश वीडियो हमारी है ना, एम्स की पढ़ी लिखी है, तो इसको लगता है ये केसियोसा क्या बोल रहा है, बेवकूफ। ये एम्स वालों की दिक्कत है। एम्स वालों अपने आप को, भाई मैं भी तो एम्स का ही हूं। आप एम्स, आप नहीं सुनो, एम्स के जो पढ़े लिखे होते हैं ना, एम्स में पढ़ते हैं ना, वो क्या लगाते पता है? एम्स ऑनियन, एम्स के प्याज। आप एम्स के प्याज हो, हम एम्स के बादाम है भाई, एम्स आलमंड्स। ठीक है। तो वर्निक्स केसियोसा मतलब व्हाइट सेबेसियस सीक्रेशन ऑन एंटायर बॉडी। जब न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है उसके ऊपर व्हाइटिश पूरा कलेक्शन होता है ना, उसको बहुत पीछे हटाते हैं, वो वर्निक्स होता है। और उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं लेन्यूगो। फाइन फाइन ब्राउनी ब्राउनी, कैसे? फाइन ब्राउनी हेयर ऑन न्यूबॉर्न बॉडी इज लेन्यूगो। सही बोला मैम, एम्स वालों? सही बोला, लेन्यूगो सही है। प्रोनाउंसिएशन में हमारा दिक्कत हो सकता है। सही है, हमें पता है हम सही है, लेन्यूगो बोलते हैं। तो अब देखो वापस रिवीजन करो, लेन्यूगो किसको बोलते हैं? न्यूबॉर्न की बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। वर्निक्स केसियोसा किसको बोलते हैं? पूरी बॉडी के ऊपर व्हाइटिश कवरिंग होती है। सो पिन पॉइंट स्पॉट होते हैं कहां पर? फॉरहेड, चिन और नोज, मीलिया। ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है, विच मिल्क। तो वजह से व्हाइट डिस्चार्ज होता है, स्मेग्मा। और वजह से ब्लड डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुएशन जैसा सीक्रेशन आता है, स्यूडो मेंस्ट्रुएशंस। मेरे को ये बताओ, एक बेबी के वर्निक्स केसियोसा और लेन्यूगो के आधार पे आप कैसे बता सकते हो कि ये मैच्योर है या पोस्ट मैच्योर है? अगर उसकी बॉडी के ऊपर हेयर नहीं है, पोस्ट मैच्योर है। अगर उसकी बॉडी के ऊपर हेयर, क्यों? क्योंकि जो बेबी मैच्योर होता है हेयर झड़ने शुरू हो जाते हैं। और झड़ के कहां चले जाते हैं? एमनियोटिक कैविटी में। एमनियोटिक कैविटी में चले जाते हैं, चले जाते हैं कि नहीं? हाँ ठीक। दूसरी बात, अगर उसकी बॉडी से ये वर्निक्स हट जाता है, इसका मतलब बॉडी कैसी हो जाती है? ड्राई, रिंकल्ड। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिसएक्विमेशन ऑफ एपिडर्मिस इज ए क्लासिकल साइन ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी। जब किसी की बॉडी के ऊपर व्हाइट जैसे डिस्चार्ज रहेगा, वर्निक्स केसियोसा रहेगा, तब तक बॉडी एकदम वेट रहेगी, बॉडी एकदम मॉइस्ट रहेगी, और बेबी प्रीमेच्योर पोस्ट मैच्योर हो जाएगा तो वर्निक्स केसियोसा उतर जाएगा, बॉडी से सेट आउट जाएगा, सेट आउट हो जाएगा, बॉडी ड्राई हो जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं पर्च्ड स्किन। क्या बोलते हैं? पर्च्ड स्किन इज अ साइन ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी। पर्च्ड स्किन, तो क्या लिखो? ये हो गया आपका, ये हो गया क्या? ये हो गया। तो मैं वो बताता हूँ, अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी की स्किन कैसी है? पर्च्ड है। पर्च्ड स्किन का डेफिनेशन क्या है? उसकी बॉडी के ऊपर वर्निक्स केसियोसा नहीं है। पर्च्ड स्किन का मतलब क्या होता है? वर्निक्स केसियोसा नहीं है, उसकी बॉडी एकदम ड्राई हो चुकी है, उसकी बॉडी एकदम रिंकल्ड हो चुकी है, और उसकी एपिडर्मिस, ऊपर वाली स्किन को क्या बोलते हैं? अरे स्किन के ऊपर वाले पार्ट को एपिडर्मिस, एपिडर्मिस शैडो को जिसको बोलते हैं डिसएक्विमेशन। तो मैं लिख सकता हूँ डिसएक्विमेशन ऑफ एपिडर्मिस। ये सारे साइन का मीनिंग यही है कि बेबी पोस्ट मैच्योर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है कि फर्स्ट स्किन किसका साइन है? पोस्ट मैच्योरिटी का साइन है। प्लीथोरिक स्किन किसका साइन है? न्यूबॉर्न बेबी की स्किन एकदम रेड कलर की होती है, टमाटर जैसी, प्री मैच्योरिटी का साइन है। प्लीथोरिक स्किन, प्लीथोरिक स्किन प्री मैच्योरिटी का साइन है।
बर्थडे स्किन पोस्ट मैच्योरिटी का साइन है, ये न्यूबॉर्न की बात कर रहा हूँ। प्लेथोरिक सही बोला? हाँ भाई बता दिया करो, मुझे तो कम ज्ञान है ऐसे। हाँ भाई चूक हो सकती है ना, भूल किसी से हो सकती है। प्लेथोरिक स्किन प्री मैच्योरिटी का साइन है, बर्थडे स्किन पोस्ट मैच्योरिटी का साइन है। कभी एग्जाम आएगा कर लोगे? ठीक है। न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी पता करने के लिए कौन सी स्केल यूज करते हैं? देखो भीड़ की कोई शकल सूरत नहीं होती, प्लीज बताओ। न्यूबॉर्न के गेस्टेशन एज का पता करने के लिए, मैच्योरिटी का पता करने के लिए, या फीटस की मैच्योरिटी का पता करने के लिए, या न्यूबॉर्न के गेस्टेशन का पता करने के लिए कौन सी स्केल यूज करते हैं? न्यू बैलार्ड स्केल। कौन सी स्केल? कौन सी स्केल? याद ही नहीं है क्या? सच में नहीं याद है? हैं? सही में? इसके कितने पैरामीटर होते हैं? इसके कितने पैरामीटर होते हैं? फंस गई हम सवाल, फंस गई इस बार, फंस गई। दो, वेरी गुड। एक फिजिकल और एक न्यूरोमस्कुलर। अब एक में 6 होते हैं और एक में 5 होते हैं, इन्होंने सीधे बता दिया। कितने पैरामीटर होते हैं? दो, एक फिजिकल और एक न्यूरोमस्कुलर। एक में 6 होते हैं और एक में 5 होते हैं। वैसे टोटल 11 हो गए, लेकिन पैरामीटर 2 हुए, फिर 2 में आगे डिवाइड होगा, वो हम डिस्कस करेंगे जब कभी मौका मिलेगा। तो एक साथ बताऊंगा तो मैं टॉक्सिटी हो जाएगी। वजन पड़ गया पूरा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यूट्रस। क्या लगाओगे? चलो यूट्रस में 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वजन में 5-7 पॉइंट थे, इसमें 10 है, क्योंकि इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एक्चुअली। क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले बच्चे का मेन जो जगह है वो यही है, इसी में रहता है वो 260-70 दिन उत्पाद मचाता है यहीं पर। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पाद मचाना शुरू कर देता है तो फिर मम्मी वहां से भेज देती है, जा ऐसे। तो ये यूट्रस जगह है, वेरी। यूट्रस इज अ पायरी ऑफ सेम ऑर्गन। कैसा होता है? नाशपति। कैसा? नाशपति, हाँ नाशपति। पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म का मतलब है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, अंदर कैविटी नुमा ऑर्गन है। अब सुनना प्लीज, इंपॉर्टेंट है ना, तो ये तो सबको पता ही है। अब देखो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ। पहले यूट्रस के बारे में ऐसा कहा गया है, कहा गया मतलब बुक में लिखा हुआ बहुत अच्छे से। पहले जब मैं समझाऊं ना कोई लिखेगा नहीं, कोई मैं जब मैं समझाऊं ना कोई लिखेगा नहीं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए एक और बात बता दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगा लिखने का, वो फ्री टिकट है। तो जिस किसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए ना, तो जब क्लास खत्म हो जाए या तो आप क्या कर लो, अपने साथ वाले फ्रेंड जिसने लिख रखे हैं, जिसके हाथ फास्ट चल रहे हैं, उसका कॉपी में से फोटो ले लेना, घर जाके लिख लेना। लेकिन वो लिखना है। देखो एग्जांपल बताऊं, कल 2.5 घंटे क्लास ली, आज भी आधा 1 घंटा होगा, 3.5 घंटे में अगर ओबीसी में से क्वेश्चन आएगा तो 1-2 आएगा। इंपॉर्टेंट मैंने 20 पॉइंट बनाए, उनमें से 10 आ सकते हैं एग्जाम में। तो एक्स्ट्रा वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। लेकिन इसके चक्कर में सिलेबस भी नहीं चूकना है। तो वो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, इसे बताऊंगा, जिसने पकड़ लिया आप उसको पकड़ लेना बस। अब बताइए यूट्रस, प्लीज सुन लो। ठीक है समझ जाओ, जस्ट फील इट, इट इज यूट्रस। अरे ऐसे बनाने के पीछे कुछ पर्पस है बेवकूफों। ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसके कितने पार्ट होते हैं? ये ओवरी है। फैलोपियन ट्यूब से ओवरी कभी कनेक्टेड नहीं होती, बीच में दलाल होते हैं 15-20, उनमें से एक होता है सुप्रीम दलाल। 15 से 20 फिमरी होती है। क्या होती है? फिमरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उनमें से एक सबसे बड़ी होती है, उसको बोलते हैं ओवेरियन फिमरी। फीमेल जब ओवम बनाती है तो एक फिमरी इसको कैच करके यहाँ एम्बुला में डाल देती है, वो हम फैलोपियन ट्यूब में पढ़ेंगे। ये यूट्रस है। जब इसको एक छोटा सा एग्जांपल है कि सर यूट्रस का वेट कितना होता है, जितना फीमेल का वजन होता है, 1 किलो वजन है तो 1 ग्राम, 2 किलो है 2 ग्राम, 60 किलो है 60 ग्राम, 50 किलो है 50 ग्राम, 80 किलो है 80 ग्राम। तो सर एकदम एग्जैक्ट बताओ ना, ऐसे क्या कर रहे हो? 60, क्योंकि फीमेल का वेट अप्रोक्सीमेट 50 से 60 होता है। तो राइट आंसर ये है कि एक रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल का यूट्रस का वेट कितना होना चाहिए? 60। रेंज पूछ ले तो 50 80, 50 टू 80। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात बता रहा हूँ। तो फीमेल यूट्रस का वेट 60 ग्राम, रेंज पूछ ले तो 50 से 80। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि फीमेल यूट्रस का वेट कितना होता है? 50, 60, 70, 80, चारों ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा? 60 होगा, 60 होगा, ठीक है। और रेंज 50 टू 80। अब फीमेल का वेट होता है यूट्रस का 60 ग्राम, तो ये कैविटी नुमा स्ट्रक्चर है। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी, यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे कैसे होगा। 4 दिन बाद में ये यहाँ जाएंगे दोनों, यहाँ इसका इंप्लांटेशन होगा। तो यूट्रस एक कैविटी नुमा स्ट्रक्चर है, अंदर से कोकलेस स्ट्रक्चर है। तो कैविटी का मतलब अंदर से खाली है। तो जब क्या होगा, जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा, यहीं पे प्लेसेंटा आके डिपॉजिट होगा, इंप्लांट होगा, यहीं एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, यहीं फीटस रहेगा, यहीं और सारी एक्टिविटी होगी, जिसका कैविटी साइज बढ़ेगी। तो 60 ग्राम का यूट्रस 40 वीक तक जाते जाते 1 किलो का हो जाता है। कितना हो जाता है? 960। 60 ग्राम का यूट्रस कितना हो जाता है? यूट्रस की जो ये लेंथ है, ये होती है 7.5 सेंटीमीटर। किसकी? रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल की, आफ्टर 15 साल की एज की बात बता रहा हूँ। कितना होता है लेंथ? 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर कब? जब वो नॉन प्रेग्नेंट है। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो फीटस की साइज बढ़ेगी, अंदर और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, अंदर और भी कुछ ऑर्गेनल्स होंगे, तो यूट्रस की लेंथ बढ़ेगी। तो यूट्रस की बेबी की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। यूट्रस की 50 तो नहीं हो सकती, तो बेबी कैसे रहेगा अंदर? बेबी तो फ्लेक्स रहता है, बेबी ऐसे खड़ा थोड़ी रहता है, ऐसे ऐसे थोड़ी रहता है, सावधान, नो। बेबी कैसे रहता है? बेबी रहता है ऐसे, सही है नहीं है भाई? या तो हेड इधर रहेगा या हेड इधर रहेगा, किधर भी हो, बेबी स्टैंडिंग पोजीशन पे तो नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं क्राउन रंप लेंथ, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूट्रस की मैक्सिमम लेंथ होती है इसका 5 गुना। जब 40 वीक तक जाते जाते यूट्रस हो जाता है 35 से लेके 37 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा कभी भी यूट्रस की लेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बेबी भी मैक्सिमम 35 सेंटीमीटर का ही होता है क्राउन रंप लेंथ में। जब इस बेबी को आप खड़ा करोगे या उस बेबी को आप सुलाओगे, तो वर्टेक्स से लेके कॉक्सिस तक की लेंथ कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर होती है। उसको बोलते हैं क्राउन मतलब वर्टेक्स, रंप मतलब कॉक्सिस का लास्ट पॉइंट। क्राउन रंप लेंथ टोटल लेंथ का 70% ही होता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्राउन रंप लेंथ नॉर्मल कितनी होती है, टोटल लेंथ का 70%। टोटल लेंथ बेबी की 50 सेंटीमीटर, उसका 65 से 70 लगभग 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है। तो क्राउन रंप लेंथ नॉर्मल कितनी होती है न्यूबॉर्न बेबी की? 65 टू 70 सेंटीमीटर ऑफ टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ 50, तो 65 से 70 करोगे तो लगभग 33 से 35 सेंटीमीटर आता है। तो थोड़ा याद रखना। अब आ जाए क्राउन हील लेंथ कितनी होती है बेबी की? वही जो हमारी सेम हील का मतलब ये, क्राउन का मतलब ये। तो क्राउन हील लेंथ का मतलब नॉर्मल लेंथ। क्राउन हील वही है
जो अपन मेजरमेंट करते हैं इन्वेंटोमीटर में। क्राउन रंप का मतलब हुआ वर्टेक्स से लेके कॉक्सिस के लास्ट पॉइंट तक। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज क्राउन रंप लेंथ? व्हाट इज क्राउन रंप लेंथ? रंप का मतलब है लास्ट पॉइंट ऑफ कॉक्सिस। जब आप नीचे बैठते हो तो आपका लास्ट सिटिंग पॉइंट होता है, वो रंप कहलाता है, लास्ट सिटिंग पॉइंट ऑफ कॉक्सिस बोन। क्राउन मतलब कॉर्टेक्स, वर्टेक्स। क्राउन मतलब वर्टेक्स। समझ में आ गई ये बात? तो ठीक है, यूट्रस इतना समझना भी, इसको लिखना नहीं, एक्स्ट्रा बात हो जाए लिख लो, यूट्रस की बात समझनी है सिर्फ, वो क्राउन रैंप आप लिख सकते हो। अब ये यूट्रस 7.5 का लगभग हो गया आपका 40। अब यूट्रस का जो फंडस होता है वो एलिवेटेड होना चाहिए नॉर्मली। अगर किसी फीमेल में यूट्रस एलिवेटेड नहीं होता, उस यूट्रस को क्या बोलते हैं? अगर किसी फीमेल में फंडस एलिवेटेड नहीं होता है, उस यूट्रस को क्या बोलते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मींस आ सकता है। आर्कुएट यूट्रस, ऐसा यूट्रस जिसमें फंडल डिप्रेस रहता है, उस यूट्रस को क्या बोलते हैं? आर्कुएट यूट्रस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं सर? अगर फंडल डिप्रेस रहेगा तो क्या होगा? आपने एक नाम सुना, सिंपाइसियल फंडल हाइट? नाम सुना किसी ने सिंपाइसियल फंडल हाइट? प्रेगनेंसी में यूट्रस का लोअर पार्ट कभी नहीं बढ़ता, अपनी जगह पे रहता है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जैसे यूट्रस ये है, अब यहाँ पर यूट्रस है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो ये पार्ट यहीं पे रहेगा, उसका ये बढ़ेगा ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब कौन बैठा है? फंडस। तो जिसका फंडस डिप्रेस है, इसका मतलब कैविटी छोटी है, तो उसमें प्रीटर्म बेबी होने के चांसेस रहते हैं, एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आई बात? तो हम जैसे क्या सिंपाइसियल फंडल हाइट किसको बोलते हैं? ये है सिंपाइसिस प्यूबिस, इस बोन का नाम है सिंपाइसिस प्यूबिस बोन, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं फंडस। तो जितनी फीमेल की प्रेगनेंसी बढ़ेगी उसकी फंडल हाइट बढ़ेगी। तो हम कैसे मापते हैं? इंची टेप का 0 यहाँ रखते हैं, फिर उसको ऐसे ऊपर जाते, ऊपर जाती हाथ से, लेफ्ट हैंड के अंदर बॉर्डर से ऐसे ऊपर जाते 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 जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ पे अब इससे ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ रख देते हैं हाथ, फिर यहाँ लगा देते हैं एक्स का मार्क, फिर वहां से इंची टेप से माप लेते हैं, इसको बोलते हैं सिंपाइसियल फंडल हाइट। क्या बोलते हैं इसको? ये किसका पता लगाने के लिए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है कि नहीं चल रही है, एमनियोटिक फ्लूइड पूरा है कि नहीं है, बेबी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, मदर को मालन्यूट्रिशन है या नहीं है, या कोई मल्टीपल प्रेगनेंसी है या नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के क्या सीख गए आप कि फंडल क्या होना चाहिए? एलिवेटेड होना चाहिए। फंडस पार्ट क्या होना चाहिए? एलिवेटेड होना चाहिए। एक एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूटेराइन कैविटी की लेंथ को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? यूटेराइन साउंड एक इंस्ट्रूमेंट आता है, अभी 9 सेट में भी शायद क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल, जो आएगा मींस आएगा, ऐसे कैसे बोला भाई आएगा तो आएगा, क्या कर सकते हैं? यूटेराइन कैविटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, मैं इमेज बताऊंगा, जो भी पूरी हो जाएगी सारी इमेज 60 वो बता देंगे, उसको बोलते हैं यूटेराइन साउंड। क्या बोलते हैं? यूटेराइन साउंड क्या होता है? यूटेराइन कैविटी को लेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। टू मेजर द लेंथ ऑफ द यूटेराइन कैविटी द यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड यूटेराइन साउंड। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, और सुनो, जब हम पूरे यूट्रस की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर पूरा है, तो आपको पता है यूट्रस में सर्विक्स इंक्लूड होती है, तो सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है? 2.5। तो यूट्रस का जो अपर वाला पार्ट होगा 5 और सर्विक्स होगी 2.5 सेंटीमीटर। ये बात भी समझ में आ गई? यूट्रस के अपर पार्ट होगा अपर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर पार्ट होगा लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अपर पार्ट में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, लोअर पार्ट में सर्कुलर मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। इंप्लांटेशन यूट्रस के कौन से पार्ट में होता है? अपर पार्ट में होता है। प्लेसेंटा कहां इंप्लांट होती है? अपर पार्ट में। अगर प्लेसेंटा बाई चांस लोअर पार्ट में इंप्लांट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा यूट्रस के लोअर पार्ट में इंप्लांट हो जाए तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? वो हम पढ़ेंगे बहुत बाद में। प्लेसेंटा प्रीविया एपीएस का एक टोकॉज है, वो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कि लोअर पार्ट 4 टाइप का होता है प्लेसेंटा प्रीविया, तो यूट्रस रिलेटेड। अब एक बात और सबसे खास, यूट्रस है जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, एकदम स्ट्रेट खड़ा हूं, अभी ठीक खड़ा हूं, स्ट्रेट हूं, सही लग रहा है? अरे बोल जाओ कुछ। अब थोड़ा लेफ्ट साइड, अब थोड़ा राइट। हार्ट नॉर्मली किधर होता है? लेफ्ट। किसी का हार्ट राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। तो यूट्रस बेवकूफ है, यूट्रस ऐसे नहीं होता, यूट्रस ऐसे होता है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे होता है। यूट्रस स्लाइटली डेक्स्ट्रो रोटेट होता है, तो आप फीमेल का यूट्रस स्लाइटली कैसे रहता है? राइट, डेक्स्ट्रो रोटेट रहता है। अब बताओ मेरे को, मेरा हार्ट इधर है, तो राइट एट्रियम इधर है उधर है? इस साइड है। चलो अब आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया बात समझ में आने वाली है। ये है यूट्रस, हार्ट 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 का ये राइट एट्रियम, आपको पता है ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इन्फीरियर वेना केवा है, ये अम्बलाइकस है, ये अम्बलाइकस है, और इधर से आता है इन्फीरियर वेना केवा, सही है? और यूट्रस किधर झुका हुआ है? इधर, मतलब बीचों बीच से इधर। तो क्या ये इन्फीरियर वेना को दबा रहा है या नहीं दबा रहा? लेकिन खाली है तो क्या ही दबाएगा? यूट्रस खाली है तो क्या ही दबाएगा? अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और जो जो प्रेगनेंसी बढ़ रही है उसके अंदर बीटा है, प्लेसेंटा है, एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर वो या तो सुपाइन सो गई तो यूट्रस किधर रहेगा? वो सीधी भी सोई तो मैं इधर जाएगा यूट्रस, और अगर वो बाई चांस राइट भी सो गई तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इंफीरियर वेना केवा क्या हो जाएगा? कंप्रेस। तो इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होगा तो ये सारी लोअर एक्सट्रीमिटी का ब्लड क्या राइट एट्रियम में जाएगा? क्या क्या जाएगा? क्या वीनस रिटर्न जाएगा? क्या भाई इधर यूट्रस है, इसने दबा दिया इसको, तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी का सारा वीनस नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। राइट एट्रियम में फ्लूइड नहीं जा पाएगा, राइट वेंट्रिकल में भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो लंग्स में भी नहीं आएगा, नहीं तो लेफ्ट एट्रियम में नहीं आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। नाम क्यों पड़ा? फीमेल के सीधी सोने की वजह से बीपी कम हो गई, फीमेल के सीधी सोने की वजह से दैट इज सुपाइन हाइपोटेंशन, बीपी कम हो गई, सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं। तो फीमेल के प्रेगनेंसी में सुपाइन सोने की वजह से बीपी कम हो गई, उसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। फीमेल के सुपाइन सोने की वजह से बीपी कम हो गई क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम, उसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं। क्या आएंगे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स? जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी, इंसान अचानक उसको क्या बोलते हैं? फेंटिंग, डिजीनेस। क्या बोलते हैं उसको? चक्कर आना। तो सोती सोती फीमेल एकदम खड़ी होगी तो प्रेग्नेंट फीमेल में चक्कर आता है, सुन लेना। आता है कि नहीं आता? अचानक से चक्कर आता है, अचानक कोई पकड़ दिया जाए, बनी कुछ भी हो आदमी पकड़ने की कोशिश करेगी, ऐसे आती है ना प्रेग्नेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, सर अचानक खड़ी होती है चक्कर आता है, तो बेवकूफ ऐसे खड़ा होना है। तेरे को क्या करना है? आप उसको क्या साथ दोगे? क्या लेफ्ट लेटरली सोना है? कौन सी पोजीशन में सोना है? परमानेंट पूरी प्रेगनेंसी में कौन सी पोजीशन में सोना है? उठे तो एकदम ऐसे नहीं कि सीधी ये लो ना, पहले क्या करना है? सो रही है, धीरे से पैर नीचे करना है, फिर बैठे होना है, फिर खड़े होना है, तो धीरे धीरे बॉडी इसमें क्या करेगी? एडजस्ट हो जाएगी। अचानक से कार्डियक आउटपुट कम नहीं होगा, वरना एकदम सुपाइन सो रही है, राइट से खड़ी हो रही है, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्रेन मानता नहीं है, आंखों वाले चक्कर आ जाता है अचानक। तो धीरे धीरे पोजीशन चेंज करनी है, सिनकॉप बोलते हैं। अचानक ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाए इनको क्या बोलते हैं? सिनकॉप। उसके 3 साइन है, सिनकॉप, डिजीनेस, फेंटिंग। ये सुपाइन हाइपोटेंशन के 3 क्लासिकल साइन है। सिर्फ सुनना है, सब लिखूंगा, सिर्फ सुनना है, एक बार पूरी भेजे में चली जाएगी, फिर लिखूंगा तो भी नहीं भूलोगे। सिनकॉप, डिजीनेस और फेंटिंग। समझ में आ गई ये बात भी? यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। अब यूट्रस क्या होता है? अकेला तो है नहीं,
यूट्रस किसी के साथ तो कनेक्टेड है, तो इधर तो है दोनों ये पाइप जिसको क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, बीच में यूट्रस, नीचे सर्विक्स, तो किसी न किसी से कनेक्टेड है, तो फैलोपियन ट्यूब से किसी लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है, ओवेरियन के किसी न किसी लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है, यूट्रस के खुद के किसी न किसी लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है, तो यूट्रस सर्विक्स के साथ और वजाइना के साथ एक एंगल बनाता है। भाई यूट्रस का कनेक्शन सर्विक्स से भी है और वजाइना से भी है। हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई फीमेल अगर स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ी है तो ये उसका यूरेथ्रा है, ये वजाइना है और ये अगर एनस है, तो आप देखोगे सबसे आगे फीमेल खड़ी है, अगर आप फीमेल बेड पे लेट पे आप उसका एग्जामिन करोगे सबसे आगे होगा ब्लैडर, सबसे आगे क्या होगा, तो ये है ब्लैडर, ब्लैडर के जस्ट पीछे क्या होता है यूट्रस, यूट्रस के पीछे क्या होता है एनस या रेक्टम, क्या होता है रेक्टम होता है। तो जब आप देखोगे आप कोई भी यूट्रस का एग्जामिनेशन करना है ब्लैडर खाली करवाते हैं, यस और नो, ब्लैडर खाली होगा तो अपने आप कंप्रेस हो जाएगा, आप यूट्रस को अच्छा आराम से पाल्पेट कर सकते हो, क्योंकि सबसे आगे क्वेश्चन आ सकता है कभी एनाटॉमी में कि फीमेल के सबसे सुपरफिशियल क्या होता है ब्लैडर, अम्लाई के जस्ट नीचे ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे यूट्रस है फिर एनस है, इसका मतलब ये हुआ ये ब्लैडर है। अब आप देखोगे कि ये जो वजाइना है ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, तो यूट्रस सर्विक्स के साथ भी थोड़ा एंगल बनाता है और वजाइना के साथ भी एंगल बनाता है। तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप बोलोगे एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्स, इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो गलत है कि यूट्रस नॉर्मली किस पोजीशन में रहता है, एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्स, एंटी वर्जन और फ्लेक्स, ये आपको याद रखना है कि एंटी वर्जन कितना डिग्री एंगल पे होता है और एंटी फ्लेक्शन कितना डिग्री एंगल पे होता है। ये दोनों बातें अभी आपके सामने इमेज के साथ बता दूंगा कि वजाइना के साथ होता है एंटी वर्जन, सर्विक्स के साथ होता है एंटी फ्लेक्स, एक 120 है और एक 90 डिग्री एंगल होता है। इतना समझ में आ गया आपको, आ गया समझ में। यूट्रस की 3 लेयर होती है, यूट्रस को मेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूट्रस को, ऐसे नाम अलग अलग 3-4 नाम होते हैं बेवकूफ के, मेटा क्या बोलते हैं। तो यूट्रस की 3 लेयर, हार्ट की 3 लेयर पता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हार्ट की कौन सी लेयर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोकार्डियम, तो हार्ट का यूट्रस नकल करता है। तो यूट्रस की कौन सी लेयर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोमेट्रियम, किसमें, अब हार्ट की मायोकार्डियम एक ही, उसके अंदर कुछ नहीं है, यूट्रस बहुत क्लासिकल ऑर्गन है, मायोकार्डियम की भी 3 लेयर होती है, तो मायोकार्डियम की भी मिडिल लेयर होती है, उसको लिविंग लिगेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है लिविंग लिगेचर किसको बोलते हैं, मिडिल लेयर ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की भी मिडिल लेयर को लिविंग लिगेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिविंग लिगेचर, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, स्पाइरल आर्टरी का ब्लड फ्लो आता है उसको कई बार आने देती है कई बार रोक देती है, वो हम कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। इतना याद रखना है कि हार्ट की 3 लेयर होती है, बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम, अंदर वाली को एंडोमेट्रियम, क्या बोलते हैं, जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तब उसकी अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका नाम बदल दिया जाता है, वही एंडोमेट्रियम, बस नाम बदला है, ऑर्गन में कोई चेंजेस नहीं है, नाम बदला है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले उसको, अच्छा डेसिडुआ क्यों बोला, कोई सिचुएशन है, ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी ऑर्गन, नॉट ओनली एंडोमेट्रियम, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो परमानेंट नहीं होता उस ऑर्गन को डेसिडुएट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे प्लेसेंटा क्या है डेसिडुएट है, प्लेसेंटा परमानेंट नहीं है आपकी बॉडी में, जब तक फीमेल प्रेग्नेंट है तब तक ही प्लेसेंटा है, तो बोलते हैं प्लेसेंटा कैसा ऑर्गन है, डेसिडुएट ऑर्गन है। तो डेसिडुआ क्यों बोलते हैं कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा, तो इसका मतलब उसके अंदर जो यूट्रस में क्या होगा प्रोलिफरेशन हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, क्योंकि जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ने वाले हैं अपन नेक्स्ट, यूट्रस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले एंडोमेट्रियम 6 mm थिक हो जाती है, जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा प्रेग्नेंट हो गए वो इतनी रहेगी थिकनेस, तो अब वो एब्नॉर्मल थिकनेस है, वो नॉर्मल नहीं है, तो अब वो परमानेंट रहेगी 9-10 महीने तक, हो सकता है 15 महीने तक रहे, क्योंकि पोस्टमार्टम पीरियड में भी 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता कई बार, तो हो सकता है कितना टाइम ज्यादा रहे, तो वो थिकनेस परमानेंट है, लेकिन ये रहे कभी ना कभी तो हटेगी, पोस्टमार्टम पीरियड में कभी ना कभी तो हटेगी, चाहे लौकिया के साथ जाए चाहे मेंस्ट्रुएशन के साथ जाए। तो ऐसा कोई भी ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सेट आउट हो जाता है उसको डेसिडुएट ऑर्गन बोलते हैं, सेट आउट का मतलब एक्सपेल आउट हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम प्रेग्नेंट फीमेल में बाद में जब पोस्टमार्टम में सेट आउट हो जाएगी, इसलिए इसका नाम पड़ गया डेसिडुआ, क्या नाम पड़ गया, ये भी याद हो गया, ठीक है। अब ये यूट्रस है, यूट्रस बहुत, मैं क्या बोला क्लासिकल चीज है भाई, आपने नाम सुना हार्ट, हार्ट को क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं ना, दिल बोलते तुम लोग, तुम बोलते हो नहीं बोलते हो, इसका एक पेस मेकर होता है, उसका नाम क्या है, ऐसे नोड, क्या है, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अच्छा सेकंड हार्ट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये क्या करता है, इंसान दिन भर खड़ा रहता है बेवकूफ ऐसे, तो उसका ब्लड पंप करके इधर भेजता है, तो ये सेकंड हार्ट है, तो कोई आपको बोल देना तू तो मेरा दूसरा हार्ट है, समझ जाना उसकी जगह तुम्हारे पैरों में, सीधी सी बात यही है, पैरों में जगह इसलिए सेकंड हार्ट बोल रहा है वो, तो सेकंड हार्ट किसको बोलते हैं, सोलियस मसल्स या उसको काफ मसल्स, तो ऐसे नोड किसको बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो क्या होता है, ये आपका यूट्रस है, यूट्रस के फंडस में एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसका नाम है ट्यूबल ऑस्टिया, क्या नाम है, क्या नाम है, ट्यूबल ऑस्टिया, ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर ऊपर यहाँ पर एक ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं ऐसे नोड, फिर आता है एवी नोड, फिर आता है आपका बंडल ऑफ ब्रांच, फिर आता है पुरकंज फाइबर, सही है, जो जो धीरे धीरे आता है हार्ट की रेट कम होती है, ऐसे नोड की हार्ट रेट 60 से 100, एवी नोड की 40 से 60, यहाँ पर पुरकंज की 20 से 40, 20 से, तो यहाँ पर क्या है, ये तो सबसे ज्यादा है, इसको बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, क्या बोलते हैं, तो यूट्रस में क्या होता है, जो भी हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा, देखो इसका एक स्ट्रक्चर है पूरा, ये आपका हाइपोथैलेमस, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी की कौन सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये है यूट्रस, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी फिर यूट्रस, हाइपोथैलेमस की एक न्यूक्लियाई होती है उसको बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं, वो कौन सा हार्मोन बनाती है, ऑक्सीटोसिन, वो स्टोर कहाँ रहता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जब जरूरत होती है तब ये यहाँ पर भेज देता है। तो क्या हुआ, जैसे हार्ट में क्या होता है, ऐसे नोड जिसको बोलते हैं हार्ट का पेसमेकर, तो यूट्रस का पेसमेकर का नाम क्या है, ट्यूबल ऑस्टिया, कहाँ होता है, फंडस में, तो ट्यूबल ऑस्टिया क्या है, यूट्रस का पेसमेकर है, कहाँ होता है, फंडस में, कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के स्टार्ट कहाँ से होते हैं, यूट्रस के पेसमेकर से होते हैं, और ऐसे करके नीचे की तरफ आते हैं। अब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते कैसे हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसे नीचे की तरफ आते हैं, तो ट्यूबल ऑस्टिया से स्टार्ट होते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, तो ट्यूबल ऑस्टिया क्या है, यूट्रस का पेसमेकर है, कहाँ होता है, फंडस में होता है, ये बात समझ में आ गई सारी, क्या मैं लिखवा दूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी, देखो अब लाइन को समझना है, देखो समझाने का तरीका एकदम देसी है, लिखने का तरीका थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज है ना, थोड़ा सा, सिचुएटेड इन द पेल्विस, क्वेश्चन आता है, यूट्रस पेल्विक ऑर्गन है या एब्डोमिनल ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन है, एक फीमेल 13 वीक की प्रेग्नेंट है, यूट्रस पेल्विक ऑर्गन है कि एब्डोमिनल ऑर्गन है,
एब्डोमिनल ऑर्गन है। क्वेश्चन आ सकता है, जब तक फीमेल 12 वीक की प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक यूट्रस पेल्विक ऑर्गन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये यूट्रस है, धीरे धीरे फीमेल, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, ये लो, अब धीरे धीरे अंदर फीटस फ्लो करेगा तो यूट्रस ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। जो ही फीमेल 12 वीक को क्रॉस करेगी यूट्रस कहां गया? एब्डोमिनल में आ गया, फंडस। तो यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन बन गया। कब तक, कब तक, कब तक वो एब्डोमेन में रहेगा यूट्रस? बताओ बताओ, क्यों 36 वीक एब्डोमेन में? ऐसे कैसे, गलत हो गया क्या? प्रोप्यूरियम में कितने टाइम तक? 2 वीक तक। कितना? 12 टू 14 डेज पोस्टमार्टम। सुनो, सिंपल है, रटो मत बेवकूफो। 12 याद रखो, सिर्फ 12, सिर्फ 12 याद रखना, कुछ नहीं करना है। 12, जब तक फीमेल 12 वीक की प्रेग्नेंट नहीं होगी यूट्रस कहां है? पेल्विक ऑर्गन। जो ही 12 को क्रॉस किया यूट्रस कहां गया? फूट आ गया। कितना आया वो हम बाद में पढ़ेंगे, सिंपल से फंडाराइट पूरा पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा याद रखना है। 12 वीक धीरे 13 14 15 16 17 ऐसे करके 40, फिर वापस नीचे आ गया 36 ऐसे करके। अब क्या हुआ? डिलीवरी हो गई। का डिलीवरी होते यूट्रस वापस जीरो हो जाएगा क्या? टाइम लेगा। अब कितना? रोजाना का 1.2 सेंटीमीटर कम होगा। तो जो डिलीवरी होती है यूट्रस की लेंथ रहती है 20 सेंटीमीटर, कितनी रहती है? अब रोजाना का 1.2 कम होगा और नॉर्मल यूट्रस होता है 7.5, तो 7.5 आने में 12 दिन लगते हैं। तो पोस्टपार्टम 12 डेज बाद में यूट्रस वापस पेल्विक ऑर्गन बनता है। तो 12 वीक पे क्या बन गया? एब्डोमिनल। पोस्टपार्टम 12 दिन के बाद वापस क्या बन गया? पेल्विस। तो अगर एब्डोमेन कब तक रहता है? 12 के बाद और 12 दिन से पहले पहले। 12 वीक के बाद, पोस्टपार्टम 12 डे से पहले पहले। अरे याद हुआ क्या? यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन कब तक रहता है? 12 वीक के बाद और पोस्टपार्टम 12 डे से पहले पहले। अब तो याद रह जाएगा 12 फॉर्मूला, बस ठीक है। अब देखो ये एक लाइन आप देखना, बहुत काम की है। यूट्रस पेल्विक ऑर्गन है बिटवीन द ब्लेडर, इसके फ्रंट में कौन है? अभी मैंने बताया कि आगे ब्लेडर है इसके, इसके और इसके पीछे रेक्टम है। बोला था कि नहीं बोला? ये लाइन समझने में दिल चाहिए बड़ा, ठीक है, मतलब प्योर इंग्लिश वाली लाइन है। पोजीशन कैसी होती है? एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्स। यूट्रस हल्का सा किधर, इधर, किधर, समझ में आ गया? ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत सर्विस की तरफ भी रह सकता है, पर सर्विस लैप की तरफ। देखो एक बात बताऊं, अब ये आपको ये याद रखना है, ये याद नहीं रखना। क्या लिखा? देखो, द यूट्रस यूजुअली इंक्लाइन का मतलब झुका हुआ है राइट साइड, सो दैट द सर्विस इज डायरेक्ट टू द लेफ्ट। देखो सिंपल फार्मूला है, अगर मेरा ये हेड इधर है तो मेरा पैर हेड के कंपैरिजन में किधर है? लेफ्ट। हुआ नहीं हुआ? हालांकि लेफ्ट नहीं है, बट इसका मैं कंपैरिजन करूं तो पैर किधर है? अब पैर देखो, अब स्ट्रेट है। अब मेरा पैर और हेड का अलाइनमेंट सेम है। अब मेरा पैर किधर है? मेरा पैर हिला नहीं है, फिर भी लेफ्ट हैंड नहीं है। क्यों हुआ लेफ्ट? क्योंकि मेरा हेड किधर गया? तो ऐसा बोलते हैं कि यूट्रस का अपर पार्ट थोड़ा सा राइट होता है, तो हमें ऐसा फील होता है कि सर्विक्स लेफ्ट की तरफ है। तो लेफ्ट की तरफ कोई होता है उसको बोलते हैं लीवो। बस ऐसे फील करना है, इतना जरूर है कि अपर पार्ट यूट्रस का राइट की तरफ होता है। सही है क्या? भाई देखो, समझाने में कोई कसर रखेंगे नहीं, फिर भी नहीं समझ में पहले फोटो मतलब पूरा पेज तो होने दो, डबल डबल लेना पड़ेगा। अभी ऐसे देखो, ऐसे बहुत है यूं, समझे? हाँ लेना है तो अब ले लो, मैं हट रहा हूँ भाई, मेरा भी आ जाएगा साथ में। डिंचक डिंचक, समझ में आया ना? इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला बॉडी 3.5 सेंटीमीटर का, देखो यूट्रस के ये 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी हो गई। फिर इस्टमस का मतलब होता है, इस्टमस को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कनेक्शन। ऐसा कोई भी पार्ट जो दो ऑर्गन को कनेक्ट करता है वो इस्टमस कहलाता है। तो 0.5 सेंटीमीटर का इस्टमस, फिर नीचे वाला सर्विक्स, और लगभग 1 सेंटीमीटर का ये थोड़ा बहुत होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं। हाँ, तुम वो करते रहो और कुछ मत करना। लिख लिया? लिख लिया क्या?
देख लिया। अभी मैंने एक बात बताई थी कि यूट्रस एंटी वर्जन और एंटी फ्लैक्स होता है। तो एंटी वर्जन का मीनिंग क्या है? यूट्रस का वेजाइना की तरफ झुका होना एंटी वर्जन कहलाता है। तो एंटी वर्जन का मतलब होता है यूट्रस का वेजाइना की तरफ इंक्लिनेशन, शॉर्ट में याद रखना। एंटी फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एंटी फ्लेक्शन का मतलब होता है यूट्रस का सर्विक्स की तरफ जो झुकाव होता है वो एंटी फ्लेक्शन कहलाता है। एंटी वर्जन होता है जो एंटी, जो ये वर्टेक्स वर्टेक्स होता है वो 90 है और एंटी फ्लेक्स होता है जो 120 है। तो कैसे याद रखोगे भाई? तो एंटी वर्जन यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। एंटी वर्जन 90 डिग्री एंगल पे होता है वेजाइना के साथ में जो इंक्लिनेशन होता है, और सर्विक्स के साथ में होता है वो 120 होता है। समझ में नहीं आया? नहीं 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 आया पक्का? ठीक, लिखो फिर। नहीं नहीं लिखो फिर। लिख नहीं लिया, बातें कर रहे हो फिर, आएगा कहाँ से? बातों में लगे हुए हैं तो अंदर छाए हुए बातों। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? कुछ पूछना है बताओ। हाँ क्या? जोर से बोलो। क्या हुआ? हाँ हाँ पूछो। समझा नहीं मैं। किसकी पोजीशन? लिख के बोल दो, जोर से तो बोलो, मुझे इतनी आवाज नहीं आ रही। ये सच में इतना धीरे बोलते क्या? इनके रूम में तो बताओ कोई। हाँ ये कोई आ गया सर्विस में, बताऊंगा। इतने धीरे बोलते रखिए भाई, ऐसा लगता है कि इसको खुद की आवाज भी नहीं आती होगी खुद को। लिखो देखे, थोड़ा जोर से बोलना करो भाई। ये हमारे पीछे वाले इतने जोर से बोलते, आवाज आती है डायरेक्ट ऑफिस तक। अशोक सर बोल रहे हैं क्या हो रहा है? माहौल नहीं बनना, तुम्हें चेक होता है, तुम्हें पता है कैमरा ऑडियो वाला है, पता है कि नहीं है? हाँ तो पता कर लो, मैं हिंट दे रहा हूँ। वो बैठे बैठे ये ध्यान रखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है? कभी देख लेना आके यहाँ बीच में से खड़े करेंगे ना तो आइडिया लग जाएगा, इसलिए थोड़ा लिमिट में बोला करो, ठीक रहेगा। एंटी वर्जन कितना होता है? 90 डिग्री। एंटी वर्जन का मीनिंग क्या है? यूट्रस का वेजाइना के साथ में इंक्लिनेशन, शॉर्ट में याद रखना है। लेकिन जिसको नहीं सर प्रॉपर लाइन बताओ तो रट ले। चार लाइन देखो, पांच अच्छा लगे तो। हो गया? अब ये तो हो गया, अब और क्या बचा है? यूटेराइन बॉडी इज ट्रायंगुलर विद द बेस अबव द अपेक्स बिलो मीटर 3.5 सेंटीमीटर। कैविटी के अंदर फंडस इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, लिखो देखे। सर्वाइकल कैनाल लगभग 2.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी इज टोटल 6.5 to 7, और 1 सेंटीमीटर का ऊपर फंडस होता है, तो टोटल हो गया आपका 7.5। लिख दो फटाफट। क्या? किसका? यूट्रस का हाइलाइटेड पॉइंट ये लिखिए आपने सबने, फिर बता देता हूँ। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो जब वो 6 वीक की प्रेग्नेंट होती है तब यूट्रस होता है मुर्गी के अंडे जैसा। जब वो 8 वीक की प्रेग्नेंट होती है तब यूट्रस होता है क्रिकेट बॉल जैसा। जब वो 12 वीक की प्रेग्नेंट होती है तब यूट्रस होता है फीटस का हेड जैसा। पहले हैंड्स एग, फिर क्रिकेट बॉल, फिर फीटस हेड। 6 वीक, 8 वीक, छोटे से बड़े की तरफ जाओ ना। हैंड एग, क्रिकेट बॉल, फीटस हेड। 6 वीक, 8 वीक और 12 वीक, है ना? थोड़ा सा याद रखना, आगे वैसे आएगा ये। अब मैं मेरे बताने का पर्पस ये है कि उस टाइम तुमको तुरंत याद हो जाएगा। आपकी सुनी हुई बातें होती है ना तो ब्रेन कैच जल्दी करता है। तो अभी कोई नहीं भी लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सुना हुआ होना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं पढ़ाता 3 दिन बाद पहले बता देता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट को एंजाइटी हो जाती है कि पूरा लिखने ही नहीं दिया। लिखने नहीं दिया इसका मतलब ये है कि मैं आपको पढ़ाया ही नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान दिया, आने वाला है वो 2-3 दिन बाद। समझ रहे हो? तो वो सुना हुआ होगा ना तो तुरंत कैच हो जाएगा जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन। पर्पस ये है अपना। तो इसमें बोले सर हाइलाइटेड कौन कौन सा है, तो देखो पायरिफॉर्म, एंटी वर्जन, एंटी फ्लैक्स, इसको 90 करके यू भी कर दो शॉर्ट में, इसको 120 करके यूसीएक्स कर दो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। डेक्स्ट्रो रोटेट हो गया, ये हाईलाइट हो गया। वेट 60 ग्राम हाईलाइटेड हो गया। 3 पार्ट तो सबको ही पता होते हैं, ये तो उस पीछे वाली लाइन में आ गया।
इसमें कुछ खास है नहीं, वो 4 लाइनें वही इंपॉर्टेंट थी, बाकी सुपाइन हाइपोटेंशन वगैरह सब आगे आने वाले हैं। मैंने जानबूझ के यहाँ पर बता दिया ताकि डेक्स्ट्रो रोटेशन के साथ में सुपाइन हाइपोटेंशन ठीक रहता है बताना, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेशन की वजह से ही सुपाइन हाइपोटेंशन होता है, इसीलिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा यूट्रस का अपर पार्ट तो यूट्रस, ये लोअर पार्ट सर्विक्स है। तो अब क्या होता है, एक गर्ल बेबी जन्म लेती है, उसके बाद में जो जो उसकी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या होगा, यूट्रस की लेंथ बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जब फीमेल मैच्योर होगी तो 7 ग्राम का यूट्रस होगा, पहले बिल्कुल छोटा सा था, तो किस एवरेज में बढ़ता है, तो ये तो है यूट्रस और ये है सर्विक्स। तो इन दोनों का रेशियो कैसे कैसे ग्रो होता है, तो एक तरफ यूट्रस है एक तरफ सर्विक्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो प्यूबर्टी से पहले पहले जब वो चाइल्ड स्टेज में होती है, चिल्ड्रन स्टेज में होती है गर्ल, तो उसका यूट्रस होता है सर्विक्स का हाफ। जैसे सर्विक्स 2 सेंटीमीटर की है तो यूट्रस 1 सेंटीमीटर का ही होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, 1:2 का मतलब ये नहीं है कि ये 2 है और ये 1 है, इसका मतलब है इसका ये आधा होगा। रेशियो का मतलब समझते हो ना आप लोग, हाफ होगा। जो ही वो प्यूबर्टी में आएगी, प्यूबर्टी में अभी पूरी मैच्योर नहीं, प्यूबर्टी स्टेज चल रही है 8 साल से लेकर 15 साल तक, प्यूबर्टी की स्टेज में यूट्रस हो जाएगा डबल, सर्विक्स की आधी रहेगी। लेकिन जब वो एकदम चाइल्ड बेयरिंग एज में जाएगी, आफ्टर 15 इयर्स टू 49 ईयर एज तक, उसका यूट्रस 3 गुना होता है सर्विक्स। अभी मैंने बताया कि 7.5 सेंटीमीटर का है ना, तो लगभग लगभग ये यूट्रस 3 गुना हो जाएगा सर्विक्स का। फिर आ जाएगा मेनोपॉज, मेनोपॉज में वापस श्रिंक होता है, ऑर्गन श्रिंक होता है तो वापस 1:1 हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था, वो भी जो पुराने स्टूडेंट होंगे उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है ना, उसमें मैंने पिछली बार रिप्रोडक्टिव एज में 2:1 लिखवाया था, उसको 3:1 कर देना, थोड़ा करेक्ट कर देना। वो पिछली बार मुझे याद है, वो सब मिस्टेक हो गई शायद, रिप्रोडक्टिव एज में 3:1 होता है। ये इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है यूट्रस सर्विक्स रेशियो। अब आप कंपटीशन की बात करें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कंपटीशन में और एकेडमिक में क्या डिफरेंस है, बहुत रात दिन का डिफरेंस है। एकेडमिक में अगर आप पढ़ रहे होगे, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे होते तो क्वेश्चन आता राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूट्रस, 5 नंबर का क्वेश्चन आता, आप कुछ भी लिखते तो भी आपको 3 नंबर मिल जाते। 50 ग्राम लिखते, 60 लिखते, 70 लिखते, 80 लिखते, 7 सेंटीमीटर लिखते, लेंथ 8 लिखते, 6 लिखते, डेक्स्ट्रो रोटेट कर देते, ऊपर नीचे कुछ भी करते, कैसे भी 15 लाइन 10 लाइन लिखते आप, उल्टा सीधा कैसा भी पटका होता, आपको 5 में से 3 नंबर मिल जाते। और प्रैक्टिकल में 50 में से 40 ऐसे करके आप 75% बन जाते हो बीएससी में, 100% उस साल में बन जाते। लेकिन कंपटीशन में क्या डिफरेंस है कि इस पूरे यूट्रस में से आपने वहां पर कुछ भी लिखा आप पास हो जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में क्या होगा, क्वेश्चन आएगा यूट्रस सर्विक्स रेशियो एज इन रिप्रोडक्टिव एज। अब आप एकेडमिक में पढ़ रहे होंगे, इसको कैसे भी लिखते हैं, वो एग्जामिनर आपके ऐसे नहीं करता, वो उसका बेचारे ने कुछ तो किया है, 1-2 नंबर देता, और यहाँ पर ये है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, या तो इसमें पूरा 1 नंबर मिलेगा, और या जो क्वेश्चन आपने सही कर रखा है कि नॉर्मल बीपी कितनी होती है 120/80, उनमें से भी जाएगा। कंपटीशन का मतलब है या तो ये कर लिया अगर आपने सी तो पूरा नंबर मिलेगा, और या ये जो उसमें गलत हो गया बाई चांस, क्या है सर ने बोला था 2:1 एक ही तो बात है, तो आपने अगर बाई चांस ये कर दिया या ये कर दिया या बाई चांस ये कर दिया, किस लिए ये क्यों होगा, इसके अलावा दूसरा आंसर तभी होगा जब रिवीजन नहीं होगा। पढ़ तो रखा है। और नॉर सेट की एक सबसे बड़ी खासियत है, क्वेश्चन ऐसा इजी होता है कि आप छोड़ नहीं सकते, मरे ही नहीं छोड़ सकते तुम क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, इतना सिंपल जिसकी कोई हद नहीं। ऑप्शन करो देखे, नहीं कर सकते तुम ऑप्शन, फंस जाओगे, ये करूं कि ये करूं, ये क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें खुशी होगी, वाह क्या पेपर है, अरे आगे जा, ऑप्शन देख, इतने गंदे ऑप्शन एकदम सेम। एक दिन मैंने वो लगे बता देना 2020 कितना होता है, वो बात है, वो लगता है इजी होता नहीं है, वो हम आके बोल देते यूट्यूब पे पेपर बहुत इजी था, देखे आप पता चले तुम्हें इजी था, बाहर आके कहना आसान है, और बाहर क्वेश्चन वही आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, जिसका सीधा सीधा आंसर है, अरे वो 5 लाइन में घुमाया हुआ था, ऐसा नहीं था, जैसा बाहर तुम बताते हो ना कोचिंग वालों, ऐसा नहीं होता, अंदर अंदर भाई पसीने आते हैं इसी में, क्या बोल रहा है क्या पढ़ रहे हैं, कुछ ही आगे करो ये करो वो करो, भाई किधर किधर ध्यान रखें, पूरा पढ़े एक लाइन पढ़े तीसरी बोल जाए, तब तक उधर घड़ी चल रही है, टक 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 अंदर टाइम हो जा रहा है, करे क्या, तब तक घरवालों की याद आती है, तेरे पास ये 6 महीने है, हे भगवान क्या करे, हम करे तो करे क्या, उधर घरवाले याद आ रहे हैं, उधर साथ वाले का टॉन्ट याद आ रहा है, उधर साथ वाले फ्रेंड जो 8 घंटा पढ़ाई करती थी, मेरे को बोल रही थी मैं सो रही हूँ, फिर उठ के पढ़ाई करती थी, उसको भी उससे भी ज्यादा नंबर लाना है, ये भी प्रेशर है, उसको भी नीचे करना है, ये भी प्रेशर है, जॉब लगनी ये भी प्रेशर है, घरवाले डांट रहे हैं, ट्यूशन सही करने हैं, नंबर नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और यहाँ हम बाहर आके बोल देते हैं पेपर इजी था, देखो हमने बताया वो आया, भाई तुम मत करो ऐसे प्लीज, रिक्वेस्ट है हम, तो मैं मेरा ही तो कह रहा हूँ, मैं मेरा ही तो कह रहा हूँ, मैं दूसरा का थोड़ी कह रहा हूँ, मैं इसका मतलब क्या है पेपर मैं तो सॉल्व करूँ, मैं ही तो कह रहा हूँ, मैं खुद के ऊपर मैं किसी दूसरे का कभी नहीं कहता, मेरा ही कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ जितना बाहर दिखता है इजी अंदर नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है रिवीजन करना है, क्योंकि आप क्या करोगे अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आप ये क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, लेकिन आपकी गारंटी है कि सही नहीं होगा, गारंटी है छोड़ नहीं पाओगे आप, तो आपको नुकसान क्या होगा, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती तो आपके नंबर ज्यादा आते, बताओ कैसे, क्योंकि आप छोड़ देते, तो आपने क्वेश्चन किया था नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80, उसमें पूरा 1 नंबर आता, अगर आप ये क्वेश्चन करोगे ये गलत होगा तो इनमें से 0.33 कट गया, बीपी वाले में से ज्यादा कट गया भाई, जो सही था उनमें से कट गया, तो इसीलिए रिवीजन जरूरी है, क्योंकि ये एकेडमिक नहीं है, ये कंपटीशन है, इसमें एज इट इज याद रखना पड़ता है, इसमें खिचड़ी नहीं चलती, और नॉट सेट क्या चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, कभी भी एग्जामिनेशन लेने वाला ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, वो चाहता है ज्यादा लोगों को फेल कैसे किया जाए, कि उनका पर्पस क्या है, अच्छे लोग आए, अच्छे लोग का मतलब जिसने ज्यादा पढ़ रखा वो आए, तो वो अभी तो वो थोड़ी चाहेगा सब लोग सिलेक्ट हो, सब हो जाएंगे फिर कैसे चलेगा, वो चाहते हैं 1 लाख में से सिर्फ 1000 सिलेक्ट करने हैं, तो फंसाएगा वो आपको कहीं कहीं, वो घुमाएगा कहीं कहीं, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े ऐसे सवाल पूछेगा, जानबूझ के तुम्हें कंफ्यूज करेगा, जानबूझ के वो चाहेगा गलत हो इसका, तो इसलिए एक ही सिलेक्शन का रास्ता है रिवीजन, अगर तुम इसको 4 बार पढ़ लोगे 3:1 याद रख लोगे, मेजॉरिटी में 2:1, बाद में वापस 1:1, मेथड से पहले 2:1, और एकदम बच्चा ये जैसे जैसे कि बिफोर प्यूबर्टी उसको बोलते 1:2, इतना कॉन्फिडेंस इतना एग्जैक्ट यार, मतलब आपको नींद में भी पूछ लेना उल्टा सीधा, आप नर्सिंग का कोई भी टॉपिक मेरे को कोई भी सब्जेक्ट का उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी पूछो, पीछे से स्टार्ट कर लो चाहे, ये ऐसे कोई मैं कोई अलग थोड़ी हूं, कैसे याद हुआ,
रिवीजन करने से। अभी भी हर 1.5 महीने से पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं। ऐसे क्यों हुआ बता भाई? आपसे गए बीते हम, सही बात तो ये है। आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो अगर आप रिवीजन करोगे तो। हम कुछ अलग नहीं है, ऐसा लगता होगा ये पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं। हम भी एक टाइम ऐसे ही था, सेल लिखने का बोलते हम लिखते SELL। पहली बार मेरे को पूछा था एनाटॉमी क्या होती है, मैं जब पढ़ता 2011 के बारे में फर्स्ट ईयर में था, 10 में 10 11, तो मेरे को पूछा एनाटॉमी क्या होती है, मैं घर जाके सर्च किया एनाटॉमी हिंदी में, फिर एनाटॉमी में आया शरीर संरचनात्मक इकाई, फिर वहां जाके बुक के ऊपर पेंसिल से लिखा एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर संरचनात्मक, संरचना का मतलब फिर पता किया कि चित्र को बोलते हैं। हाँ, फिर पता चला स्ट्रक्चर का मतलब, मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर क्या होती है, मैं चित्र बोलता था उसको। ये जो फोटो वाला होता है एनाटॉमी होता है, फोटो वाले का जो फंक्शन होती है वो फिजियोलॉजी होती है। कुछ भी नहीं पता स्टार्टिंग में, सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब बार बार रिवीजन करते हैं तो सबको याद बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत मस्त वाला सारी चीजें याद हो जाती है पूरी की पूरी। लेकिन आपको लगता है कि मुझे तो आ गया, फिर याद नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। आज भी अगर आपने मान लिया ना कि मैं तो इंटेलिजेंट हो गया हूँ, फिर गई भैंस पानी में, उसके बाद हो गया हूँ और कुछ नहीं हो सकते। और जिसको लगता है कि मुझे कुछ करना है सीखना है उसको हो सकता है। तो प्लीज एक ही सिलेक्शन की है सर, नई चीजें कैसे पढ़े, तुम जितना सिलेबस है उतना पढ़ लो बहुत है, क्योंकि जो भी लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके आते हुए 10 क्वेश्चन गलत हुए, चाहे खुद से पूछ लो। जो क्वेश्चन आपको पता ही नहीं थे वो गलत हो गए, उसका जो आपको नहीं भी आएगा ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो किसी को भी नहीं आता। क्योंकि टॉपर के आते हैं 70 से 75%, तो आपको 20-25 क्वेश्चन 100 में से नहीं आएंगे, छोड़ देना, जो आते हुए गलत नहीं होने चाहिए। जो भी लोग पेपर दे रहे हैं 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आते हुए गलत होते हैं, सिर्फ रिवीजन नहीं होने की वजह से। तो जो रेयर क्वेश्चन है छोड़ दोगे क्या फर्क पड़ जाएगा, सब छोड़ते हैं, करने नहीं होते वो, करने भी नहीं होते वो, लेकिन तुम्हें दिक्कत क्या होती है, जो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए था वो गलत हो गया, और जो नहीं आता वो वैसे नहीं आ रहा, तो उल्टे तुम्हारे नंबर कम हो गए। तो प्लीज रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रस की कितनी लेयर, 3, इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल बहुत ज्यादा होती है, इसको लिविंग लिगेचर बोलते हैं, इसकी मिडिल लेयर को याद रखना है ना। एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो। यूट्रस को 3 लिगामेंट सपोर्ट करते हैं, एक राउंड लिगामेंट, एक फैलोपियन ट्यूब और एक ओवेरियन। फैलोपियन लिगामेंट, एक ओवेरियन लिगामेंट। राउंड लिगामेंट यूट्रस को खुद को सपोर्ट करता है, फैलोपियन ट्यूब के साथ में लिगामेंट होता है उसको फैलोपियन लिगामेंट बोलते हैं, ट्यूब लिगामेंट। ओवेरियन के साथ होता है उसको इन्फंटिबुलम या ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता, ये कभी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता, ब्रॉड लिगामेंट। एक ब्रॉड लिगामेंट होता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कौन सा लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट करता है एक्सेप्ट राउंड लिगामेंट्स, ट्यूबल लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है भाई, लिखो, देखो जो भी है, रिवीजन करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्या है, तो एक ही तरीका है रिवीजन। आप कहना मान लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बस। जिसने भी आज तक कहना माना है वो मौत कर रहा है। हाँ, उसके बाद वो बेवकूफ हो जाता, बात अलग है, बदल जाते हैं लोग, बात अलग है। पहले तो बेचारे जैसा कहते हैं वैसे करते ही है, फिर तो भूल जाते हैं सर कौन मैं कौन। अरे पहले सबको यही कहता है, पहले यही कहता है, बाद में तू कौन। जोधपुर एम्स में हमारे करीबन पिछले नॉर्थ सेट 4 5 6 के बताऊं, पुराने तो खूब ही है, अभी लेटेस्ट के 100 150 स्टूडेंट है अभी जोधपुर एम्स में सिर्फ। तो जब जब नए नए सिलेक्शन हुए ना, तो जब सामने दिख भी जाए ना, तो सामने आके गुड मॉर्निंग सर, आप पुराने हो गए, उनको लगता है ये भी नर्सिंग ऑफिसर, हम भी क्या है, ये भी तो नर्सिंग के ही है, या तो नर्सिंग के ही जूनियर सीनियर क्या होता है। तो अब देख रहे हैं ना उधर से आ रहे हैं, तो धीरे से या तो करेंगे गली में इधर रास्ता हमें तो दिख जाता है, यहाँ पे नीचे देख के सब, फिर मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा पता चल रहा है हमें भी है, सच में ऐसा क्लियर कट बोल रहा हूं मैं तो ऐसे। और स्टार्टिंग में भाई ऐसे क्या लगता है, 4-5 स्टाफ ऐसे जो उनके साथ में ड्यूटी लगी हमारे सेम आईसीयू में ड्यूटी, वो कर वो ऐसे 4-5 ऐसे पहले दिन ड्यूटी पाए, वो कर सर हमें यकीन नहीं हो रहा आप हमारे साथ हो। अब हम सामने भी आ रहे हैं तो पहचानते नहीं कौन है, साथ में बैठे रहते हैं, उनको लगता है एक ही तो है, क्या है, मैंने कहा तुम वही हो ना, आपकी तो ड्यूटी लगी है ना पीआईसीयू में, आपको तो पता ही है सब। हाँ, वो तो उनको आज, हाँ वही तो उनको ऐसा लगता है अब क्या है साथ में तो है। चलो आगे बढ़े। तो ये इंसान की फितरत होती है भाई, हर किसी की है, मेरी नहीं, आपकी नहीं। अरे तू रहने दे, तू रुक जा, सिलेक्शन होने दे, फिर बताऊंगा। तो रुक जा 2-4 महीने रुक। हाँ, तो 5 उंगली एक जैसी नहीं होगी तो सबका हाथ भी एक जैसा नहीं होता। हाँ? तो सबका हाथ भी एक जैसा नहीं होता। अच्छा, अच्छा, अलग अलग तराजू में तो तोल सकते हैं ना, तोल तो सकते हैं ना। तो फिर चलो, चलो आगे बढ़े। रुक जाओ तुम भी, थोड़ी देर में इंतजार करो, देखो मैं बताऊंगा सब। आगे बढ़े भाई, लड़के तो देखो भाई पहले ही बिंदास होते हैं, पहले ही बिंदास मस्त होते हैं, लड़कों का तो एकदम बेचारे ऑलरेडी परेशान है। लड़कों को मैं कुछ बोलना भी चाहता है, एक तो 20% सताए हुए, सबसे बड़ा दुख तो मुझे उनका लड़कों का ये है भाई, 20% सीटें कर दी, तुम खा गए 80%, फिर हम और ज्यादा डांट के बेचारे को और ज्यादा परेशान थोड़ी कर सकते हो। क्या हुआ, क्या हुआ, वो मैं पानी बोतल खाली हो गई बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है घर थोड़ी जा रहा है। सर्विस के 2 पार्ट होते हैं, सुनो, एक सर्विस यूट्रस की तरफ खुलती है, एक वेजिना की तरफ। तो यूट्रस की तरफ खुलती है इसका मतलब अंदर वाला पार्ट, दैट इज एंडो सर्विक्स। वेजिना की तरफ खुलती है, दैट इज एक्टो सर्विक्स। सर एक बात बताओ कि हाँ, जो एंडो सर्विक्स होती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, अच्छा यूट्रस में कौन सा टिश्यू है, वो एंडो सर्विक्स में। सर एक्सो सर्विक्स में कौन सा टिश्यू होता है, वो किस साइड खुलती है, वेजिना की तरफ। तो वेजिना में कौन सा टिश्यू है, वो एक्सो सर्विक्स में होता है, सिंपल याद हो गया बस। तो लगभग 3 से 0.5 सेंटीमीटर की होती है इसकी जो थिकनेस, नीचे होती है कैविटी 8 mm की होती है। एंडो सर्विक्स में वही टिश्यू होता है जो यूट्रस वाला होता है सर, इसमें नॉन सीक्रेटेड सीक्रेट कॉलमेटार सेल होती है। और जो एक्सो सर्विक्स होती है उसमें वेजिना वाला टिश्यू होता है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्कोपस एपिथेलियम।
द स्क्वैमोस कोलुमिनार जंक्शन इज सिचुएटेड इन द एक्सटर्नल ओस पे दोनों के बीच का टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। सीक्रेशन ऑफ द सर्वाइकल ग्लैंड इज एल्कलाइन, सर्वाइकल सीक्रेशन एल्कलाइन होता है, वेजिनल सीक्रेशन एसिडिक होता है। द सर्विक्स इज इनसेंसिटिव टू टच, सर्विक्स मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ द वेजिना या फिर सर्विक्स ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। आल्सो व्हेन इट्स ग्रास्प्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जब आइलिस फोर्सेप्स या किसी से होल्ड भी करते हो तो ज्यादा ये सेंसिटिव नहीं होता। द यूट्रस टू इज इनसेंसिटिव टू द हैंडलिंग। चलो ये बात, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये दो बात है, सिर्फ दो टिश्यू आ सकता है कि एंडो सर्विक्स में कौन सा टिश्यू, एक्सो सर्विक्स में कौन सा टिश्यू। एंडो में कौन सा, जो यूट्रस में, जो यूट्रस में भाई, जो पड़ोसी सेम पड़ोसी याद कर लो, एक्सो सर्विक्स वेजिना वाला याद कर लो बस, और लेंथ 2.5 से 3, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। चीजों को रटना नहीं है, सॉर्ट करना सीखना है, इसमें इतना याद रखना है, बाकी सब मोह माया है। एक तो टाइम इतना जल्दी जाता है बेवकूफ, क्यों जाता है, 2 घंटे होने वाले हैं, रुकता क्यों नहीं, धीरे भी तो चल सकता है टाइम। समझ में आया क्या अच्छे से, तो मैं बैठ लूं। हाँ तो ऐसी बात है, कैसी बात ऐसी है, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ भी कर लेना लेकिन लम्हे जाया मत करना, एक शेर है पढ़ाई के ऊपर है, दोनों चीजों के ऊपर है, मतलब इंपॉर्टेंट कह रही है कि कुछ भी कर लेना लेकिन लम्हे जाया मत करना। वाह, फिर सुन ले अब, पहले वाह वाह कर ले फिर सुन, दैट्स कॉल्ड प्री मैच्योर वाह वाह। अब कोई कंटिन्यू नहीं, तुम पहले ही वाह वाह कर लिए, अब ये फोन आ रहा है, मैं फोन काट रहा हूँ, नहीं उठा, बोल क्या करेगा, आगे बढ़े तो जल्दी लिखो ना, शायद ऐसे कैसे तुम पहले ही वाह वाह कर लेते हो। हाँ तुम क्या भूल गए, हाँ तुम्हें याद, ये तुम्हें ये पता था भूल गए, ये मेरी मेमोरी ऐसी नहीं बनी है जो भूल गई, मैंने ऐसे मस्त चिप डलवा रखी है, भूलने वाला हूँ नहीं मैं कुछ भी। आगे बढ़े, अरे बोलो, तो देख तुम जितना धीरे लिखोगे उतना ही नुकसान होगा आपको, क्योंकि जितना धीरे लिखोगे फ्लो टूटेगा, एक्स्ट्रा चीजें फिर छत खाली रह जाएगी। आगे बढ़ो, अच्छा एक ये पॉइंट, कैसे हो रहे तुम, उसको अच्छे नहीं बोलते, आपके ऊपर ही वो शेर था, लेकिन अब बोलूंगा नहीं। अब कुछ सर नहीं है इस लाइन में से, 0.1% भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना परसेंट, बट फिर भी बोल रहा हूं मैं, क्या चाहता बोलने में, स्क्वामो कोलुमिनार जंक्शन, स्कोमस मतलब वजन का सर्विक्स का आउटर पार्ट, कॉलमनार वजन का इंटर पार्ट, इन दोनों के बीच में एक जगह होती है, इसको बोलते हैं जंक्शन। देखो ये सर्विक्स है, यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो होता है कॉलमनार, यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो होता है स्कोमस, इन दोनों का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं स्कोमो कॉलमनार जंक्शन। में दोनों टिश्यू के बीच में एक जगह होती है जंक्शन का मतलब जहाँ पे दोनों टिश्यू मिलते हैं, वो जंक्शन सर्वाइकल कैनाल की सीधी बात है, ये कैनाल होगा, बीच वाली जगह होगी, कैनाल होगा ऑफ कोर्स। अपॉन एंटरिंग द प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करती है, आउटवर्ड इनटू द वेजिनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द एसिडिक वेजिनल एनवायरनमेंट। क्या होता है, ये वजाइना है, जब फीमेल प्यूबर्टी में एंट्री करती है तो ये पार्ट वेजिनल सीक्रेशन से एक्सपोज होता है, बिल्कुल सही है, मतलब समझने के लिए बताया, द एक्सपोज कोलुमनार एपिथेलियम कैन अंडरगो फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। तो जब ये कोलुमनार पार्ट थोड़ा बहुत वेजिनल सीक्रेशन के साथ में एक्सपोज होता है तो इसमें एब्नॉर्मल ग्रोथ जैसी देखने को मिलती है, दैट इज मेटाप्लेजिया। फिर द न्यू स्कोमो कोलुमनार जंक्शन कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ द सर्विक्स, इसमें सर्विक्स में थोड़ी बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, यहाँ पर एक सिस्ट बन जाती है किसी किसी में, हर किसी में नहीं बनती, बस किसी किसी में इस टाइम एक सिस्ट बन जाती है, जिसको हम नेपोथियन सिस्ट वगैरह नाम से सुना होगा कभी आपने। आफ्टर मेनोपॉज ये वापस सर्वाइकल कैनाल में आ जाता है तो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो कई बार ये कोलुमनार एपिथेलियल, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, ये दोनों कई बार एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो एक सिस्ट बन जाती है, उस सिस्ट का नाम नेपोथियन सिस्ट है। क्या नाम है, तो थोड़ा सा ये नेपोथियन सिस्ट, तो ये बताना था मेरा पर्पज कि स्क्वैमस सेल और कोलुमनार सेल दूसरे को ओवरलैप करती है, तो उस दो अलग अलग टिश्यू की वजह से, जैसे आप कई बार दूध में दही मिलाते हो तो कुछ अलग अलग वैसे दिखता है, कुछ अलग पटा सा,
तो सेम वही बात है यहाँ पर कि दो अलग अलग टिश्यू आपस में मिले तो वहां पर एक अलग टाइप से ग्रोथ हो जाती है। वो सिस्ट का नाम, सिस्ट का मतलब जिसमें फ्लूइड भर जाए, तो सिस्ट का नाम है नेबोथियन सिस्ट। तो नेबोथियन सिस्ट क्या होती है? फिल्ड सिस्ट सरफेस ऑफ द सर्विक्स व्हेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कोलुमिनार के साथ में मिल जाती है तो एक सिस्ट बनती है। उस सिस्ट को नेबोथियन सिस्ट बोलते हैं। सीधा सवाल क्या आ सकता है, नेबोथियन सिस्ट कौन से ऑर्गन में बनती है? सर्विक्स में। कब बन सकती है? जब दोनों टिश्यू एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, उस बीच वाली जगह पे बन सकती है। ये लिखना है, वो पीछे वाली लाइन नहीं लिखनी है। लिखी तो नहीं थी ना वो, लेकिन ये थी, वो ऐसी थी, वो सिर्फ समझाने के लिए थी। ये लिखनी है कि नेबोथियन सिस्ट क्या होती है। कुछ बोल रहे हो? कुछ कुछ ज्यादा हो जाए बस, तो फिर तो वैसे तो सिरिंज से एस्पिरेट करके निकालते हैं, फिर एंटीबायोटिक देते हैं। अगर ज्यादा हो जाए तो फिर ऑपरेट करना पड़ता है। बाकी रिमूवेबल होती है, रिड्यूसेबल होती है। तुम तो सब डॉक्टर बनने वाले हो ना, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ पूछो। क्या? पीरियोडिक एग्जामिनेशन, फैक्ट्री वर्कर्स, अभी उसको डिसऑर्डर नहीं है। प्राइमरी, कौन सा पेपर में था? नहीं, प्राइमरी होगा। लिख लिया? हो गया क्या? अब देखो यूट्रस की एब्नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस, पढ़ लेते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका इमेज आता है पेपर में बस। देखो बता दिया, इमेज आता है, सिर्फ इमेज याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना। एक की डेफिनेशन याद रखनी, बाकी सबकी इमेज। इसकी मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था? ऐसा यूट्रस या तो जिसमें फंडल में डिम्पलिंग होता है, एक ही बात है, या तो फंडल डिम्पलिंग होता है मतलब अंदर धसा हुआ है, या फंडल एलिवेटेड नहीं। भाई एक ही हुआ ना, एलिवेटेड नहीं है मतलब डिम्पलिंग है। इसमें देख लो फंडस, देखो बीच में से ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। समझ आई क्या? तो आर्कुएट यूट्रस का मतलब ये है फंडल डिम्पलिंग, जिसमें फंडस एलिवेटेड नहीं है। तो ये तो आपको याद हो गया। डाइडेल्फिस का मतलब यूट्रस के दो पार्ट हो गए। यूनिकॉर्नुएट कभी आएगा नहीं, छोड़ दो इसको, क्योंकि बाइकॉर्नुएट पढ़ा है। अब बाइकॉर्नुएट यूट्रस, एक सेप्टेट यूट्रस और एक डाइडेल्फिस यूट्रस, तीनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूनिकॉर्नुएट का मतलब क्या? यूट्रस की एक ही कॉर्न दिख रही है। ये कभी नहीं आ सकता क्योंकि आधा यूट्रस दिख रहा है। एग्जाम में आते ही अपने आप सही हो जाएगा, एग्जामिनर आपको पूछेगा भी नहीं कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस क्या होता है। यूट्रस की एक कॉर्न ही रहती है, दूसरा पार्ट रहता ही नहीं है। रहता ही नहीं है, तो कुछ इमेज से पता चल गया। डाइडेल्फिस और बाइकॉर्नुएट में क्या डिफरेंस है? डाइडेल्फिस यूट्रस का मतलब है यूट्रस के दो हाफ, टू हाफ ऑफ द यूट्रस रिमेन सेपरेट। यूट्रस बराबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं डाइडेल्फिस यूट्रस। यूट्रस इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं डाइडेल्फिस यूट्रस। तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस क्या होता है? बाइकॉर्नुएट का मतलब है एक्सटर्नल यूटेराइन सरफेस है वो एबनॉर्मल होती है। ऐसा यूट्रस जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, जिसमें दो एबनॉर्मल एक्सटर्नल यूटेराइन सरफेस है। जो एक्सटर्नल यूटेराइन सरफेस है वो एबनॉर्मल है, जो एक्सटर्नल यूटेराइन सरफेस है वो एबनॉर्मल है, उसको बोलेंगे कौन सा यूट्रस। और अगर बाई चांस लिखा हुआ जाए कि एक्सटर्नल यूटेराइन सरफेस नॉर्मल है, उसको कौन सा यूट्रस बोलेंगे? सेप्टेट यूट्रस। कौन सा यूट्रस? और आर्कुएट आपको पता है, ऐसा यूट्रस जिसमें सब कुछ नॉर्मल है लेकिन उसका फंडस 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा डिम्पलिंग है या धसा हुआ है। तो क्या कौन धसा हुआ है? एंडोमेट्रियम कैविटी के अंदर यूट्रस का अपर पार्ट एंडोमेट्रियम के उधर डिम्पलिंग किया हुआ है, तो उसको कौन सा यूट्रस बोलते हैं? आर्कुएट यूट्रस बोलते हैं। क्या समझ में आ गया? अब मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूं, अगर किसी को बाइकॉर्नुएट यूट्रस या सेप्टेट यूट्रस कोई प्रॉब्लम है तो फीमेल को क्या हो सकता है अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो? बताना। देखो एक सिंपल तरीका है, ये यूट्रस है, अंदर से ग्रेविटी बहुत बड़ी है, तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो अंदर से बेबी आराम से रह सकता है 270-80 दिन। लेकिन अंदर से ऐसे है, अब अंदर है तो क्या रह पाएगा बेबी? कंप्रेशन होगा तो बेबी बाहर आ जाएगा, तो प्रीटर्म लेबर हो सकता है। क्या हो सकता है? बाइकॉन्वेट यूट्रस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्रीटर्म लेबर है, तो ये थोड़ा याद रखना। प्रीटर्म लेबर ऑप्शन में नहीं हो, एबॉर्शन भी कर सकते हो। प्रीटर्म लेबर ऑप्शन में नहीं हो, क्या कर सकते हो आप लोग? तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? प्रीटर्म लेबर। तो ये एज इट इज ऐसे कैसे लिखो, सारी चीजें लिख दो। हाँ हाँ सॉरी, काट दो भाई, मेरा फोटो है, काट दो। उनको बहुत पछतावा हो गया, मुझे क्या पता फोटो ले रहा हूं मैं, छुप जाता यहाँ पोडियम में। पर बाई चांस एक आधा आ भी जाए तो क्या है? हैं? एक आधा आ भी जाए तो क्या है? कोई मिस्टेक है क्या? राहुल को नहीं है मिस्टेक, है ना राहुल? आगे बढ़ू?
लिख लिया ना? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम धीरे-धीरे इतना? बेवकूफों, आज 2.5 घंटे की क्लास में अगर हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पूरे नहीं होंगे, फिर तो क्या करना चाहिए? क्या कह रहा है वो, क्या करना चाहिए? मर जाना चाहिए? क्या कह रहा है वो? अरे बोल दे जोर से। हुँ? कल के लिए ऐसे थोड़ी है, नहीं। हाँ, आज मीन्स आज। मैं तो 2 घंटे में वो भी पूरी कर लूँ सिलेबस। बेवकूफ, तुम लोग इतना भी नहीं पढ़ा सकते। जैसे निबोधियन सिस्ट था, वैसे ही एक डक्ट बन जाती है कोई, उसके जैसी यूट्रस है, गार्टनर डक्ट बोलते हैं। वेजाइना की वॉल और ब्रॉड लिगामेंट के बीच में थोड़ी सी जगह रहती है। जैसे ये वेजाइना है, ये यूट्रस है, ये इधर ब्रॉड लिगामेंट होता है, इनके बीच में थोड़ी सी जगह रहती है। तो वहां पर कई बार क्या होता है, कोई डक्ट बन जाती है, एक सिस्ट के बाद में डक्ट बन जाती है। तो गार्टनर डक्ट कहां बनती है? देखो, दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, गार्टनर डक्ट का रिलेशन किससे है? सुपर, जो रेयर टॉपिक होता है उसमें से क्वेश्चन सुपरफिशियल आता है, कभी डीप नहीं आता। आपने कभी नहीं सुना है उससे क्वेश्चन डीप नहीं आएगा, सुपरफिशियल आएगा कि गार्टनर डक्ट का रिलेशन किससे है। ऐसा भी आ सकता है, ओबीजी पीडिया फंडा साइकेट्रिक, मतलब इतना सुपरफिशियल भी आ सकता है। हाँ, मैंने क्वेश्चन देकर कैसे, जो चीज रेयर होती है वो हमेशा सुपरफिशियल आती है। इसीलिए रेयर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी डेफिनेशन भी पता है तो भी तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि एकदम सुपरफिशियल आता है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हंटिंगटन टीथ और सैडल नोज कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आया। अब लोग सब डाउन सिंड्रोम करके, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। लेकिन अगर किसी ने सिफिलिस थोड़ा सा भी पढ़ रखा होता ना, सिफिलिस का क्लासिक साइड हंटिंगटन टीथ है, अगर थोड़ा सा भी किसी ने पढ़ रखा होता ना, तो उसका वो नॉन सेट प्री में क्वेश्चन सही हो जाता। तो वो क्या होता है, जो रेयर होता है उसे टच करके निकलता है, एकदम टच करके एग्जामिनर। तो पेपर बनाने का एक पैटर्न होता है, हम कभी डिस्कस करेंगे पेपर कैसे बनता है, यूट्यूब पे मैंने बताया था अभी, और जब भी हम आगे कभी डिस्कस करेंगे पेपर बनता कैसे आखिर, उसका पेपर में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि सिंपल क्वेश्चन ऐसे लेना है, थोड़े ट्रिकी ऐसे लेना, थोड़े हार्ड नहीं करने वाले कैसे लेने। तो गार्टनर डक्ट का रिलेशन ओबीजी से, ओबीजी में यूट्रस से, यूट्रस के ब्रॉड लिगामेंट और वेजाइना के बीच में कई बार एक डक्ट बन जाती है, उस डक्ट का नाम क्या है? गार्टनर डक्ट। लिख लो। हाँ हाँ, ये डक्ट है। क्या हुआ, क्या हुआ, मैं बोलो बोलो। है, समझ में नहीं है? ये आपका घर है, घर, होम, यू नो। ये रोड जा रही, रोड जा रही, रोड नो रोड, ठीक है। ये आपका घर है, आपके चाचा जी का, ताऊ जी का, सबका घर है। आपके घर का ये ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम। तो डक्ट का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज, एक ट्यूब। इसकी लोकेशन पूछी हुई है, कहाँ होता है, होता कहाँ है? तो ये जैसे यूट्रस है, ये वेजाइना है, तो यूट्रस और वेजाइना के जस्ट पास से कोई एक डक्ट निकलती है, उस डक्ट का नाम क्या है? गार्टनर डक्ट है। कौन सी डक्ट है वो? और यूट्रस के कौन से लिगामेंट के पास? ब्रॉड लिगामेंट। कौन से लिगामेंट के? हो गया, लिख भी लिया। अब लास्ट इंटरनल ऑर्गन जिसका नाम है फिलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब, वेरी गुड। सब याद तो है आपको। खड़ा हो जा, दो पानी की बोतल है, ये इसकी, ये किसके है? खड़ा हो जा, हट जाऊं। फेलोपियन ट्यूब के बारे में बता। एक ट्यूब होती है, और बेवकूफ जैसे बातें कर रहा है। अरे चुप रहो, बढ़िया बात बता। एक ट्यूब होती है, हाँ, चुप रहो। बेवकूफों, एग्जाम के अंदर यहाँ पर जिसको खड़ा करके पूछेंगे उसका एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये एक और रूल है, क्योंकि उसके सारे वो फोल्ड खुल जाते हैं फिर। हाँ, एक ट्यूब होती है, ऐसा बोल कि यूट्रस और ओवेरी के बीच में एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है, दोनों साइड होती है। एक ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, एक साइड की लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, ऐसे, हाँ, 10 सेंटीमीटर होती है। 4 पार्ट होते हैं, सबसे जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे जो टॉर्टोरस पार्ट होता है, उसको एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। पहले पार्ट का नाम इंटरस्टिशियल है, मीडियल से मैं करूं, फिर इस्थमस, फिर इन्फेंटिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम में कौन कनेक्टेड रहता है? फिम्बरी। फिम्बरी किससे कनेक्ट रहती है? ओवेरी से। ओवेरी से क्या कनेक्ट करती है? एग, वो कहाँ आती है? एम्पुला में। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? सीलिएटेड टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? सीलिया का मतलब होता है ऐसे धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है। वो क्या करता है? ओम को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? अगर उसमें सीलिया मूवमेंट नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सीलिया मूवमेंट करना चाहिए, तो ओम आया, इधर से स्पर्म आया, तो दोनों मिले, मिलने के बाद 4 दिन साथ में रहे, चौथे दिन शाम को कहां जाना चाहिए? यूट्रस में। ये तभी जाएंगे जब फैलोपियन ट्यूब पेटेंट होगी, सीलिया मूवमेंट करेगा। अगर ब्लॉक हो गई, सीलिया मूवमेंट नहीं किया, या उसमें म्यूकस नहीं हुआ, या उसमें लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो भी रुक सकता है। अगर रुक गया तो डिसऑर्डर का नाम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्पुला में। एम्पुला में क्यों? क्योंकि सबसे वाइडेस्ट यही होता है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे टॉर्टस पार्ट यही होता है। ठीक है, एक बात याद रहेगी, फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर की, और ये भी याद है, फैलोपियन ट्यूब को साल्पिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मुलेरियन ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका इन्फ्लेमेशन साल्पिंजाइटिस कहलाता है। क्या कहलाता? इसका कैमरे से यूटिलाइजेशन करना हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी बोलते हैं। यूट्रस और इसका साथ में करते हैं, इसलिए हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी हो गया। इसको ओपन करना साल्पिंजोस्टोमी कहलाता है। इसको काटना साल्पिंजेक्टोमी कहलाता है। इसकी पेटेंसी चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको रूबिन टेस्ट बोलते हैं। कौन सा टेस्ट बोलते हैं? रूबिन टेस्ट। ये ओपन है कि नहीं, इसकी पेटेंसी चेक की जाती है। सारी बातें समझ में आई? कोई डाउट? कल पूछूंगा, सुन लेना, मुर्गा बनाऊंगा यहाँ। ठीक है, well, आपको याद हुआ क्या मैंने क्या क्या बोला? तो अब मैं आपको समझाता हूँ, समझो। आपको क्या ही समझा, आपको सब ज्ञानी हो, फिर भी अपना क्या जाता है? कौन सा कलर लूं रे? है, मेरे को व्हाइट कलर पे व्हाइट चलेगा? कौन सा लूं? फैलोपियन ट्यूब रेड कलर की होती है, रेड लूंगा ना तुम्हारे क्या? ए पिंक, रुक जा, लड़कियों को बस पिंक कलर।
मैं एक साइड का बना रहा हूँ, दूसरे साइड का महसूस कर लेना। ये है आपका इंटरस्टिशियल, ये है इस्थमस, ये है एम्पुला, ये है इनफंडिबुलम्स, ये वो 15 से 20 होती है, ये बादाम शेप की, कैसे शेप की, ओवेरी, समझ में आ गया? इसके अंदर जो टिश्यू होता है वो सीरिएटेड टिश्यू होता है, ऐसे कॉलमनार सीरिएटेड। फैलोपियन ट्यूब एक सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम है पैग सेल। पी का मतलब पी का मतलब या, सही बोला मैंने, सही बोला, पैग सेल सही है या आइलस सेल, आइलस या पैग, पैग या आइलस, आइलस सेल ओवेरी, पैग सेल फैलोपियन ट्यूब। देख रहा हूं तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है। ये हो गया आइलस सेल ओवरी में, ठीक है। अब यहां से ओवम बनता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 दिन पहले। जो गया उसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि गया उसे 14 दिन, लेकिन वो तब सही है जब पीरियड 28 दिन का है। लेकिन हर किसी का नहीं होता, किसी का 26 का, किसी का 30 का, किसी का 32 का है। तो जो पीरियड आने वाला है उससे 14 दिन पहले क्या बनता है, ओवम बनता है। तो ये ओवम आ जाएगा इधर। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होती है, ओवम। ऑल ओवर ह्यूमन की बात की जाए तो ओवम, ठीक है, ठीक है। अब ये ओवम आ गया इधर, कौन कलेक्ट किया, इस फिम्बरी ने यहाँ से कैच किया और कैच करके यहाँ डाल दिया, ऐसे डाल दिया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट होता है, म्यूकस होता है, पॉसिलिया होती है, यहाँ लिया सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। अगर इस दौरान अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट हुआ तो इधर से कौन आ जाएंगे, स्पर्म आ गए। तो ये आ गए आपके स्पर्म, वो कैसे क्या होगा वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये स्पर्म आ गए, अगर ओवम और स्पर्म मिल गए तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट बन जाएगा। तो ये बन गए, फिर 1 सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी, 4 सेल बनेगी, 8 बनेगी, 16 से 64 सेल, 16 से 64 सेल को बोलते हैं मोरूला, क्या बोलते हैं, और 16 से 64 सेल बनती है 96 आर पे। 96 आर का मतलब है 4 डे, क्या बोलते हैं, 4 डे पे बनती है। ये बन गई, इसी दिन शाम को यहाँ से धक्का मार देते हैं जाओ, तो ये चौथे दिन यहाँ से रवाना होती है, 5वें दिन तक यहाँ पहुंच जाती है सुबह। जो यूट्रस पे पहुंचती है इसी का नाम बदल के कर देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, जो यूट्रस पे पहुंच जाती है इसका नाम बदल के क्या कर देते हैं हम लोग, ये मतलब वो बच्चा फ्यूचर है ना, वो यही है, एक दिन राष्ट्रपति बनेगा, वो यही है। हाँ, ये जो मोरल है ना वही है वो राष्ट्रपति, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर बाई चांस, देखो दिक्कत क्या हो सकती है, या तो इसके अंदर सीरिया मूवमेंट नहीं करे, तो अगर इसको हाथ हो गया तो दोनों एक हो गए, फिर बाहर नहीं गए, तो ये तो ट्यूब है, ट्यूब में तो ग्रोथ नहीं हो सकती, होगी तो ट्यूब फट जाएगी। तो अगर यहीं पे रह गया, ये 5 चौथे दिन शाम को इधर नहीं गया तो ट्यूब में रह जाएगा, ट्यूब में रह जाएगा तो फिर बच्चा बड़ा होगा, मैं बनूंगा राष्ट्रपति। बनेगा कब, उससे पहले ही, एलएमपी के 6 वीक बाद, बहुत जल्दी, मतलब पीरियड मिस होने के जस्ट 7 8 10 15 दिन के अंदर अंदर भयंकर पेन होगा, और ऐसा पेन होगा, ऐसा पेन होगा, फीमेल शॉक में भी जा सकती है, ट्यूब रप्चर भी हो सकती है। उस डिसऑर्डर का नाम क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, होगा नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ, ट्यूब की पेडेंसी चेक करने के लिए हम कई बार टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रूबिन टेस्ट, क्या बोलते हैं, कई बार ये फैलोपियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, ट्यूब रप्चर नहीं हुई, जैसे फीमेल को पीरियड मिस हुआ, फीमेल गई हॉस्पिटल कि मेरा पीरियड मिस हो गया, डॉक्टर ने यूएसजी किया, ट्रांसवेजेनल सोनोग्राफी, डॉक्टर ने बोला आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसको अभी तक साइन नहीं आया है, तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, तुरंत फीमेल का ऑपरेशन करके फैलोपियन ट्यूब को खोल के अंदर से ये एम्ब्रियो निकाल देंगे, वापस स्विचिंग कर देंगे, ठीक है। और मीटर ड्रग ऑफ चॉइस होता दे देंगे। और अगर ट्यूब रप्चर हो गई तो फिर ट्यूब को काटना पड़ेगा, फीमेल को ऑपरेशन होगा, बहुत सिक और शॉक में चली जाएगी फीमेल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होगी। ट्यूब रप्चर नहीं होती तब तक फीमेल 100% बच सकती है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, उसको माइनर ऑपरेशन है। ट्यूब रप्चर होगी फिर तो मामला गंभीर है। तो कुल मिला के ओपन करना कहलाता है साल्पिंजोस्टोमी, ओपन करके काटना साल्पिंजेक्टोमी, ठीक है। और इसका स्टडी करना कैमरा डाल के, इसको बोलते हैं साल्पिंजोग्राफी, ठीक है। ये भी तीनों समझ में आ गई, इसको भी बोलते हैं साल्पिंग्स। ये ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है, इसी का नाम पड़ गया ओविडक्ट, क्या पड़ गया, इसका डेवलपमेंट मुलेरियन डक्ट से होता है, जब वो एम्ब्रियो होती है गर्ल, तो इसको बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर सेल होती है पैक सेल, पैक सेल का काम होता है फैगोसाइटोसिस का। आप फैगोसाइटोसिस मत समझते हो, ऐसी कोई भी सेल जो मैक्रोफेजेस का काम करती है, अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में यूज ली जाती है, उस सेल को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिक एक्शन। जैसे लीवर में कुपर सेल होती है, ब्रेन में कौन सी होती है, माइक्रोग्लिया, स्किन में याद नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ओके आगे इधर आ जाओ। तो ये इधर आगे ये मामला होगा फैलोपियन ट्यूब का। अब फैलोपियन ट्यूब में दो अलग-अलग टाइप की सेल होती है, कॉलमनार भी होती है, उसके दोनों के बीच में जो सेल पाई वो पैक सेल है। अब मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं, देखो सिंपल सिंपल जाना है, जैसे मैंने बताया वो फील करना है, पहले सुनना है, लिखने की जल्दबाजी, पहले सुनना है कि इसने बोला, अभी इस बेवकूफ ने वो सही बोला या झूठ बोला, झूठ हो सकता है, विश्वास नहीं करना है, इसलिए पहले देखना है। पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड का मतलब इधर भी होती है इधर भी होती है, ये अकेली नहीं होती, ऐसा नहीं कि इस साइड है इस साइड है ही नहीं। हाँ, एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ईच ट्यूब हैज गॉट 2 ओपनिंग्स, एक है यूटेराइन ओपनिंग, जो यूटरस से कनेक्ट होती है, यूटेराइन भाई, दो एंड होते हैं ना किसी भी ट्यूब में, तो दो एंड होंगे, मीडियल को बोलते हैं यूटेराइन, लेटरल को बोलते हैं पेल्विक, तो पेल्विक कैविटी में खुलती है ओवरी, और जो यूटरस की तरफ खुलती है मीडियल होगी, मीडियल का मतलब बीच की साइड, तो मीडियल ओपनिंग है यूटेराइन, लेटरल ओपनिंग है पेल्विक, वेरी गुड। पेल्विक ओपनिंग एब्डोमिनल ऑस्टियम 2 mm डायमीटर की होती है लगभग, ये 1 mm डायमीटर की होती है, यहां तक ठीक है, सुनना है लिखना नहीं। फैलोपियन ट्यूब वापस, इसके कितने पार्ट होते हैं एक साइड के, चार। मीडियल का मतलब इधर यूटरस से इधर जाना है भाई, मीडियल का मतलब मैंने क्या बोला, यूटेराइन का, क्या मैं मीडियल को यूटेराइन बोल दूं, लेटरल को ओवेरियन बोल दूं, तो यूटरस से ओवेरी की तरफ जाएंगे तो कितने पार्ट होंगे, चार। पहला कौन सा, इंटरस्टिशियल, लगभग 1.25 सेंटीमीटर का होगा डायमीटर और 1 mm वाइड होगा। फिर इस्थमस, इस्थमस का मतलब लगभग 3-4 सेंटीमीटर, ये याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना, ओनली एम्पुला, जो सबसे वाइड यही होता है, और जो लंबा होता है वो झुक जाता है, तो टॉर्टस का मतलब ये झुका हुआ ऐसे घुमावदार, 3-4 सेंटीमीटर 2 mm डायमीटर, एम्पुला टॉर्टस पार्ट, ऐसे गलियां ऐसे होती है ना घुमावदार, उसको टॉर्टस बोलते हैं। तो ये थोड़ा वाइड होता है, सबसे वाइडेस्ट होता है, इसलिए टॉर्टस हो गया। इनफंटिबुलम जो टिम्बरी के साथ कनेक्ट होता है, ये यहां तक समझ में आ गया, समझ में आया इतना, आगे एब्डोमिनल ओस्टियम इज सराउंडेड बाय, एब्डोमिनल ओस्टियम का मतलब ओवरी वाला पार्ट, अभी बोला था ना एब्डोमिनल ओस्टियम इधर वाला पार्ट, तो इसके चारों तरफ फिम्बरियां होती है, क्या होती है, फिम्बरी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है, एक सबसे बड़ी होती है उसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी। इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में दो टाइप की सेल होती है, एक होती है कॉलमनार, एक होती है सिक्रेटरी कॉलमनार, एक होती है सिक्रेटेड कॉलमनार। इन दोनों सेल के बीच में एक सेल पाई जाती है, उसको बोलते हैं पैक सेल। क्या ये समझ में आ गया इतना, ठीक है। ट्यूब इज वेरी मच सेंसिटिव टू हैंडलिंग, इसको होल्ड करते हैं तो ये सेंसिटिव होती है, रप्चर वगैरह भी हो जाने का चांसेस रहते हैं। इसका डेवलपमेंट कहां से होता है, मुलेरियन डक्ट से, लगभग 6 से 10 वीक एम्ब्रियो होता है, उस समय ये बन जाता है, लगभग 6 से 10 वीक पे बन जाता है। यहां तक भी सर समझ में आ गया, अरे अरे आगे
ये छोड़ो, ये तो आपने बता दिया। समझ में आ गया पूरा? हो गया, पूरा हो गया। लिखो। टाइम इतना फास्ट जाता है ना, बेवकूफ हो गया टाइम। सही कहा ना? आगे आप अभी लिखने दो बच्चों को बेचारे। समझ में तो आया ना? देखो समझ में नहीं आया ना तो आप पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 1000 बार, बार बार पूछो, पूछने की चीज है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ू? और जिसने नहीं लिखा वो नेक्स्ट राइट लिखो, कोई बात नहीं। इतना धीरे लिखोगे ना तो कोई अपना लिखना जरूरी नहीं, अपन परसों लिख लेंगे। हाँ, फोटो लेना है बस इनको तो। मैं आगे बढ़ जाऊं? गुस्सा आ रहा होगा तुम्हें, इतनी क्या जल्दबाजी है बेवकूफ। तो तुम्हारी भी तो चाय ठंडी हो रही है, मेरी थोड़ी हो रही सिर्फ। वो पीछे फ्लैश ऑन कर रहा है, तुम्हारा फ्लैश दिख गया सबको? आगे बढ़ो। नो नो कुछ नहीं होता, यस ही होता है यहाँ सब। बैठो। नो सर, नो सर प्लीज जस्ट राइट। कैसे गंदे लोग हो तुम, मेरे जैसे। ये लड़की, थोड़ा सा लिखने दो, फिर गालियां देंगे पीछे, मेरे को बुरा लगेगा फिर। मेरे गालियां नहीं दे सकते आप। एक मिनट, एक स्लाइड आगे ले लो। होगा नहीं क्या? ऐसे ले लो एक। हाँ भाई कोई ना, अब गया, बाकी कल पढ़ेंगे।